ये हर एक 10th के स्टूडेंट का 12th के स्टूडेंट का कर्तव्य है, धर्म है कि वो सीबीएसई द्वारा इशू किया गया सैंपल पेपर को ढंग से सॉल्व करे। इससे आपको एक तो पेपर का पैटर्न, इससे आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, सीबीएसई का माइंडसेट और भी बहुत कुछ पता चलता है, जो कि आज इस सेशन के अंदर हम जानेंगे। तो स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। एक बात मैं मानता हूं कि बच्चों को लगता है कि यार इस पेपर से बोर्ड के पेपर में कुछ भी नहीं आता। आई एग्री, एक आध क्वेश्चन को छोड़कर कुछ नहीं आएगा, लेकिन हमें तो वो देखना ही नहीं है। हमें तो ये देखना है कि सीबीएसई का माइंडसेट क्या है। 20 साल हो गए पढ़ाते हुए, माइंडसेट लगभग यही रहता है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। और जब भी मैं आपको यहां पे सिर्फ डिटेल सॉल्यूशन देने नहीं आया हूं, जब भी हम एक क्वेश्चन पर आएंगे तो हम देखेंगे कि पास्ट में कैसा सीबीएसई ने पूछा है। मेरे पास 20 साल का एक्सपीरियंस तुम्हारा भाई यहां लेके खड़ा हुआ है, मुझे पता है कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बारी सीबीएसई ने पूछा है। मैं आपको वो भी गाइड करूंगा, कौन कौन से टॉपिक तुमको घर बैठकर बिल्कुल तराशने हैं। सब कुछ पढ़ने की नीड नहीं होती। 80-20 रूल कहता है कि कुछ टॉपिक पढ़ लो बढ़िया से तो आपके बेहतरीन नंबर आ सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सिर्फ और सिर्फ सैंपल पेपर का डिटेल सॉल्यूशन नहीं जान रहे, हम बहुत कुछ और जानेंगे। तो पेन कॉपी लेकर ही बैठना। आगे बढ़ने से पहले, पेपर सॉल्व कराने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि एक वर्ल्ड क्लास फेमस सीरीज है आशु सर और मेरी, वो है वेकअप सीरीज। यस, तो हम 10th और 12th के बच्चों को वेकअप सीरीज देते हैं, यानी अर्ली मॉर्निंग हम क्लासेस लेते हैं। जब सारी दुनिया अभी स्कूल के लिए उठी भी नहीं होती, हम लोग बैठकर आराम से पढ़ाई करते हैं और रोज एक टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। बहुतों को इसके बारे में पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। तो जाकर आप इसी चैनल के लाइव सेक्शन में जाकर लास्ट ईयर देखना, बहुत सारे बच्चे इसको फॉलो करते थे और एक बिल्कुल शेड्यूल बन जाता था बच्चों का जल्दी उठकर पढ़ाई करने का। तो कौन कौन चाहता है वो जल्दी से स्टार्ट हो जाए? तो कमेंट में लिख दो, मुझे सीरियसनेस चेक करनी है आपकी। कमेंट में लिख दो वेकअप सीरीज, वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है जी, हम चाहते हैं जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाए, लेकिन आपका भी तो देखो ना, मुझे वो चाहिए, साथ चाहिए। आप कमेंट में लिखो वेकअप सीरीज, मोटिवेशन मिलेगा। चलो जल्दी स्टार्ट करने का। तो पेन कॉपी लेकर बैठेंगे। सीबीएसई सैंपल पेपर इशू किया गया था। ये स्टैंडर्ड का पेपर है, स्टैंडर्ड का पेपर है। अब बेसिक वाले बच्चे बोलेंगे हमारा पेपर भी कराओ, तो लिख दो बेसिक। देखते हैं कितनी सारी जनता है बेसिक वाली, तो बेसिक वालों का पेपर भी सॉल्व करा देंगे। ठीक है जी, लेकिन बेसिक वाले बच्चे स्टैंडर्ड का पेपर देख सकते हैं, हाई चांस होता है यहां से भी आना, ये ध्यान रखना। तो आपका जो पेपर होता है बेसिक वालों का, अगर 20% टफ बन रहा है तो वो यहां से बन सकता है। ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन से बन सकता है। तो पहला आता है हमारा सेक्शन नंबर ए। पैटर्न बता देता हूं साथ साथ। पहले सेक्शन में 20, ऑब्वियसली बात है प्री बोर्ड्स दे चुके होंगे, तो 20 क्वेश्चन होते हैं 1-1 मार्क के, जिसमें 18 प्योर एमसीक्यू होते हैं और 2 एजर्शन रीजनिंग होते हैं। चलो शुरू करते हैं। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन है। एलसीएम ऑफ एबीसी दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो जो बच्चा मुझे फॉलो कर रहा है, एलसीएम दिया है 3780। तो जो बच्चा मुझे फॉलो कर रहा है, तो मैं उसको बता दूं कि एलसीएम हम लेते हैं बड़ी पावर। कौन सी पावर लेते हैं? बड़ी पावर। तो यहां पर 2 की पावर 2 जो है वो सबसे बड़ी पावर है। उसके बाद यहां पर अगर हम देखेंगे 3 की पावर x ले लेते हैं, मुझे नहीं पता 1 है 2 है 3 है क्या है। और उसके बाद ले लेते हैं भैया 5 और एक ले लेते हैं 7। जो बच गया वो सारा आ जाएगा। और साथ में 3780 का प्राइम फैक्टर भी करना जरूरी है। 3780 को 2 से करूंगा तो 1, उसके बाद आ गया 8, उसके बाद आ गया 8 और फिर आ गया 0, 1890, सॉरी 1890। फिर 2 पे करूंगा, कितना आ गया भैया 9, और ये आ गया 4, ये आ गया 5। फिर 5 पे करा लो, या तो अभी फिलहाल, या 3 पर भी करा सकते हो। ठीक है ना, तो ये 3 पे कर लो, चलो एक ही बात है। 3 1 5, फिर आप 3 पे करोगे 105, फिर आप 3 पे करोगे 3 5, फिर आप 5 पे करोगे और फिर आप 7 पे करोगे, यही आएगा। तो यहां पर आया भैया 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, एक 5 और एक 7। अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा, अब देखो मैं प्रॉपर तरीके से इसलिए सॉल्व कर रहा हूं, कुछ नहीं पता होता कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन 2 मार्क्स में कब आ जाता है बेटा। तो यहां पर x की वैल्यू हमारी आ गई मेरे प्यारे बच्चों 3, तो मेरा आंसर आ गया सी ऑप्शन। गॉट इट? चलिए आगे देखते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। सिंपल है, पेन उठाने की नीड ही नहीं है। फ्रॉम वाई एक्सिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है। अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं, वैसे पॉइंट उठाने की, पेन उठाने की नीड नहीं होती। तो मान लो ये पॉइंट है 2,3, तो आपको पता होगा बचपन से ये 2 होता है और ये 3 होता है।
तो वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो एब्सिसा होता है। ये जो एक कोऑर्डिनेट होता है ना, इसको बोलते हैं एब्सिसा, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, नहीं वाई एक्सिस, और ये होता है फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो जो ये होता है, यानी आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 2 यूनिट्स। अच्छा चलो, अगर मान लो क्वेश्चन में ये गिवन होता, तब क्या आंसर आप -2 लेते? आंसर इज नहीं, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। और यहां पर आपको थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन दिया हुआ है। यहां बोल रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो ध्यान रखना, अगर वो आपसे वाई एक्सिस पूछेगा तो एक्स का आंसर आएगा, एक्स एक्सिस का पूछेगा तो वाई वाला आंसर आएगा। और नेगेटिव को आप अवॉइड करोगे, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। शाबाश। इफ द लाइंस, अब देखो ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा, मान के चलो ये वाला टॉपिक आपके पेपर में 100% आएगा, 100% है, ये वाला भी और ये वाला भी। ये जो एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक होता है 1 मार्कर 2 मार्कर में अक्सर पूछा जाता है, 99.99% मान के चल लो, ठीक है जी। अच्छा, इफ द लाइन दिस एंड दिस आर नॉट पैरेलल, ये पैरेलल नहीं है, तो के की वैल्यू देखो यार, अभी तक तो हमको ये बोला जाता था कि पैरेलल है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है। ये कह रहे पैरेलल नहीं है। पैरेलल नहीं है तो 2 ऑप्शन बनते हैं, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, या बनता है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। यूनिक या आपका इनफाइनाइट मैनी। आओ देखते हैं। तो ये आया 3/2 इज नॉट इक्वल्स टू 2/5, ठीक है जी। ओके सॉरी 2k/5, 2k/5, और इसमें आता है भैया 3/2 इज इक्वल्स टू 2k/5 और इज इक्वल्स टू 2/-1, ऐसे आया बेटा। अब मेरी बात ढंग से देखो, अब ये तो इसके बराबर आ ही नहीं रहा है, कॉमन सेंस लगानी है, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगा लेना, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगा लेना, ध्यान से समझना। हमने यहां पर a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 रखा, जो कि ठीक है। यहां पर आया a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। ये पॉसिबल कैसे है? अगर ये होता तो ये दोनों आपस में बराबर होते, इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन तो पॉसिबल है ही नहीं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन तो पॉसिबल है ही नहीं। तो पॉसिबिलिटी कहां पर आ रही है? देखते हैं। ये आया 15, ये आया 4, नॉट इक्वल्स टू, तो k की वैल्यू 15/4 नहीं होगी, तो k की वैल्यू 15/4 नहीं होगी, बी ऑप्शन आ गया। तो भैया थोड़ा सा आपको फोकस होकर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बढ़िया रखनी है, ठीक है ना। चलो आगे आएंगे जी। क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइब कर रहा है। अब देखो, शायद मुझे पता है कि बच्चों को एनसीईआरटी आती होगी। अब एनसीईआरटी के अंदर एक क्वेश्चन था, पहले मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। एक क्वाड्रिलेटरल है, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। तो एक क्वाड्रिलेटरल हो गया जो कि एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ABCD, या आ गया PQRS, ठीक है जी। जिसमें हमारा जो BC है वो 7 है, CD हमारा 4 दिया हुआ है और AD हमारा 3 दिया हुआ है। आपको AB निकालना है। हमारी एनसीईआरटी के अंदर एक सवाल था, मुझसे पढ़े हो पेड बैच, यूट्यूब या कहीं से भी, तो मैंने आपको बताया था, हमने प्रूव भी किया है कि जो AB + CD होता है वो AD + BC के बराबर होता है। ये और ये और ये के बराबर है। एनसीईआरटी का सवाल है। एनसीईआरटी में इनफैक्ट 2 सवाल हैं, एक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूफ, स्क्वायर प्रूफ करने वाला भी। चलो, तो ये आप याद रख सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज इस बात को याद रखो फॉर MCQ क्वेश्चंस। AB कितना है प्यारे बच्चों, वो हमें निकालना है। CD है 4, यह आ गया 7 और यह आ गया 3। AB की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 10 में से 4 गया 6, तो आंसर इज 6 सेंटीमीटर। ट्राइंगल चैप्टर जब भी मैं पढ़ाता हूं, अगर आपने देखा हो मेरा ट्राइंगल पढ़ाते हुए जो तरीका है, उसके अंदर मैंने बहुत सारे छोटे छोटे कंक्लूजन्स दिए। मैंने कहा इन बातों को याद रखो, जो बड़े क्वेश्चन है उनका जो कंक्लूजन निकल के आता है उनको याद रखना चाहिए, कि ताकि छोटे क्वेश्चन जल्दी हो जाए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से आता है, आपको ये याद होना चाहिए। और मैंने कई बारी इस चीज को बताया है, मैं यहां पर ट्रिक कई बारी बताया है। अभी हाल ही में मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे, 100 MCQs भी कराए हैं आप लोगों को, तो उसके अंदर भी ये बात मैंने बताई है। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा
मान लो m दिया हुआ है, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 1/m हो जाएगा। प्लस होगा तो माइनस उल्टा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो प्लस उल्टा। ऐसे ही सेक थीटा मान लो प्लस टेन थीटा, हमको m दिया हुआ है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1/m दिया हुआ है। मैंने ये बात आपको 100 MCQ में पूरी की पूरी सॉल्व करके भी बताई थी, जाकर जरूर देखना। तो सेक प्लस टेन एक्स है, सेक माइनस टेन क्या हो जाएगा बेटा, 1/x हो जाएगा, विदाउट थिंकिंग फॉर अ सेकेंड, सोचना ही नहीं है, ठीक है ना, ये याद रखना। ये सिर्फ कॉसेक और कॉट पर लागू होगा, सेक और टेन पर लागू होगा, साइन और कॉस पे लागू नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक। अब देखो, अगर ये वाला क्वेश्चन हमारा स्टैंडर्ड के पेपर में आ रहा है तो कितना आसान है। ये तो बेसिक वालों का क्वेश्चन है ना, इसलिए मैं कह रहा हूं बेसिक वाले बच्चे भी देखें। तो इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक नहीं है ये बतानी है। तो यहां पर एक्स स्क्वायर हमारा आएगा, तो ये तो क्वाड्रेटिक है, हमें बाकियों को सॉल्व करके देखना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा क्लेवरनेस भी दिखाओ ना अपनी, जैसे ये देखो, यहां पर एक्स स्क्वायर आया प्लस 3x प्लस 2, और यहां पर भी एक्स स्क्वायर था, तो ये तो कटना ही है ना, लीनियर बचेगा। तो आंसर कौन सा आ गया, डी। अब मैं याद करके नहीं आया हूं ना आंसर, मैंने पहले ही देख लिया। देखो यहां तो क्यूब है, यहां पर भी क्यूब है, क्यूब से क्यूब कट जाएगा, क्वाड्रेटिक बच जाएगी। बाकी आप अपना समय लेकर उसको क्या कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। सबको LHS RHS को खोल कर देखो, स्क्वायर बचेगा। मैंने यही देख लिया था, ये भी क्या एक्स स्क्वायर, ये भी क्या एक्स स्क्वायर, मुझे पता था ये कटेगा। बाकी जैसा मर्जी, आपकी इच्छा। आगे देखेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन तो आपको पता होगा, लास्ट ईयर बोर्ड में भी पूछा गया, ये लास्ट ईयर बोर्ड में भी आया था। इस साल पता नहीं मेरे ऑफलाइन के कितने सारे बच्चों के प्री बोर्ड्स में भी आया। अब मैं ये नहीं कह सकता कि ये वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड में दोबारा रिपीट होगा, जिसके चांसेस कम है, लेकिन टॉपिक समझो, सेगमेंट का एरिया, सेक्टर का एरिया, ये वाले जो क्वेश्चन है, क्वाड्रेंट का पेरीमीटर, सेमी सर्कल का पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ प्रोट्रैक्टर, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, एंगल निकालने वाले, तो मतलब एरिया रेडियस सर्कल का कोई एक MCQ तो फंसेगा, ठीक है ना। अब उसकी प्रैक्टिस हमको करनी पड़ेगी। अगर आपको ये क्वेश्चन पता हो तो ये एक सेगमेंट होती है बेटा, ये क्या है, एक सेगमेंट। मैं आपको थोड़ी सी फिगर बड़ी स्ट्रेच करके दिखाता हूं, देखो। तो ये क्या है, एक सेगमेंट है, ये रही। ऐसी कितनी सेगमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हम एक सेगमेंट का एरिया निकाल लेते हैं पहले। ये देखो, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। अब आपको रेडियस तो 1 यूनिट दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है जी। और यहां पर जो एंगल दिया हुआ है वो कितना डिग्री का दिया हुआ है, आओ पढ़ते हैं। क्या रखा, इंटरसेक्टिंग दैट द कॉर्ड ऑफ द जॉइनिंग पॉइंट इंटरसेक्टिंग 1 सेंटीमीटर, टोटल एरिया एज्यूमिंग दैट द थिकनेस इज दिस। 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल है जिसका रेडियस 1 है, और यहां पर हमें एंगल गिवन नहीं है शायद, कितना क्या रखा है, ओलंपिक रिग मेड बाय 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ये पांचों के पांचों विद रेडियस 1, इंटरसेक्टिंग इन सच अ वे दैट द कॉर्ड फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ऑल्सो लेंथ। तो मतलब कॉर्ड की लेंथ भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये 60 डिग्री हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कह रहे जो कॉर्ड की लेंथ है वो भी 1 है, रेडियस भी कितना प्यारे बच्चों, 1 है, तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। तो मैं एरिया ऑफ सेगमेंट निकालता हूं, देखो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या आएगा, 1 सेगमेंट निकालेंगे, इनटू में 8 कर देंगे बाद में, ठीक है जी। तो ये आया थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 आर स्क्वायर। अब हमें इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है, 1/6 पाई माइनस √3/4 को 8 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ऐसे 8 सेगमेंट्स दिए हुए हैं। तो ये आया कहीं ना कहीं भैया 4/3 पाई माइनस 2√3, ऐसे आया, ठीक है जी। या ये देखो, ये आंसर सीधा सीधा यही गिवन है, तो हमारा आंसर आ गया 8/6 पाई और साथ में आ गया √3/4, तो हमारा आंसर बना डी ऑप्शन, ठीक है ना। तो ये सिमिलर क्वेश्चन हमारे लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ में यूनिट लगाना नहीं भूलेंगे, बच्चों के नंबर यूनिट लगाने से कट जाते हैं। आगे देखें,
अ पेयर ऑफ डाइस इज टॉस, प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग अ सम 8, सम 8 ना आने की। देखो ऐसा निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, या तो हम सैंपल स्पेस पूरा लिखें और सम 8 जहां जहां नहीं आ रहा वो काउंट कर ले, या पहले देख लो सम 8 कैसे आता है। सम 8 आता है 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2। तो 5/36 से सम 8 आता है, हमें चाहिए सम 8 ना आए, सम 8 ना आए यानी 31/36। थोड़ा सा चालाकी दिखाओगे। बच्चे ना मुझे अक्सर कहते हैं, मैं भी हाल ही में अपने ऑफलाइन और पेड बैचेस के बच्चों को एक सलाह दे रहा था कि इन क्वेश्चंस को हार्डली मैं तो देखो बातें कर करके आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन अगर हम पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं फोकस से, तो सेक्शन ए को कितना समय लगना चाहिए, आपको कितना लगता है, पहले कमेंट में बताना जरूर, क्योंकि मेरे हिसाब से 20 से लेकर 22 मिनट में आपका खत्म हो जाना चाहिए, कितना भी टफ पेपर क्यों ना हो। कारण क्यों है, एक तो आपको आगे के लिए समय चाहिए, दूसरा अगर आपको लग रहा है कि आपका ये क्वेश्चन लेंदी है तो समझ लेना कि आप देखो 20 में से एक आध क्वेश्चन लेंदी हो सकता है, लेकिन आपको लग रहा है सारे के सारे आए हैं लेंदी, तो इसका मतलब एक कारण ये हो सकता है कि आपका अप्रोच गलत है क्वेश्चन को लेकर। अगर कोई बच्चा यहां पर पहले सैंपल स्पेस बनाता और फिर उनको गिनता कि जहां पर सम 8 नहीं आ रहा, वो एक लॉन्ग अप्रोच है। तो यही है कॉम्पिटेंसी बेटा। तो यहां पर क्या है कि आपको शॉर्ट अप्रोच लगानी है, पहले देख लो सम 8 किन का आया है, उसको 1 में से माइनस करो। क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग समथिंग एंड नॉट गेटिंग समथिंग का सम हमेशा क्या होता है, 1। ये अप्रोच चाह रहा था आपसे, ठीक है ना, तो वो आपको वैसी देनी है। मैं अभी 200 एमसीक्यूज करा रहा था पेड बैच में, मैंने कहा था कि यार ये वाला क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे ऐसा लग रहा है, अभी तक ये ज्यादा आया नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पेपर में आ सकता है। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं, आपको ऐसी एक इक्वेशन दी होगी और लिखा होगा सॉल्व, 1 मार्कर 2 मार्कर। देखो इस पॉइंट को याद रखना है, ये आपको फरवरी में पता चलेगा 17 फेब को कि क्या सही बोल रहा हूं, क्या मैं गलत बोल रहा हूं। मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि भैया ये दिल और एक्सपीरियंस दोनों कि ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो यहां पर 2 नीचे आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन, ये नहीं ऐसे। तो आपको साइन 5x इज इक्वल टू √3/2 आ गया। हमको पता है कि ये 60 डिग्री पर होता है, काट मत देना साइन से साइन, देयरफॉर या इंप्लाइज दैट का साइन, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 12 डिग्री। कितनी आ गई, 12 डिग्री। सही है, मुश्किल तो नहीं है, आगे देखेंगे। सम ऑफ टू नंबर्स इज दिस, ये क्वेश्चन मेरी विनर सीरीज में आपको दिख जाएगा, और विनर सीरीज सीबीएसई सैंपल पेपर आने से पहले बिकना शुरू हो चुकी थी। आई स्वेयर टू गॉड, ये मेरी विनर में मिल जाएगा आपको। सम ऑफ टू नंबर इज दिस, 2 नंबर का सम ये रहा, एचसीएफ ये रहा। अब मुझे बताओ मेरा पहला नंबर और दूसरा नंबर क्या होगा। यहां अगर लेट गलत किया तो क्वेश्चन कभी भी मैच नहीं होगा आपका। देखो अगर 2 नंबर का एचसीएफ 1 है, यानी दोनों 81 की टेबल में आते हैं, तो ए हो गया 81x, बी हो गया 81x y, मतलब उनमें कॉमन तो 81 है। अब इनका जो सम है 81x प्लस 81y, वो दे रखा है 1215, वो दे रखा है 1215। तो अगर मैं 1215 को डिवाइड करूंगा 81 से तो मेरा आता है 15, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 15। कॉमन सेंस, अगर 81 इनके बीच में कॉमन आ चुका है तो x और y के बीच में अब कुछ कॉमन नहीं होगा, तो यानी x एंड y अब क्या होंगे, को प्राइम होंगे। ये सब कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। या देखो 2 नंबर है जिनका कॉमन नंबर क्या है, 81, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 81। अगर मैं वो उनमें से निकाल लूं तो अब 2 ऐसे नंबर बचेंगे जिनके अंदर कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन होगा। और ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं, उनको बोलते हैं को प्राइम। अब आप ऐसे जोड़े ढूंढो जिनका सम 15 आए और वो को प्राइम है। जैसे 2 और 13 हो गए, ये को प्राइम है। अगर मैं बात करता हूं 3 और 12, तो ये तो को प्राइम नहीं है, हटाओ इसको। 4 और 11 हो गए, ये भी एक को प्राइम है। 5 और 10 नहीं हो सकते, 6 और 9 नहीं हो सकते, 7 और 8 हो सकते हैं बेटा। अब रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे कितने पेयर्स बनेंगे बेटा, कितने पेयर बनेंगे। अब देखो 1 को मत लेना, चलो 1 भी ले सकते हो वैसे तो,
1 और 14 ले सकते हो, 1 और 14, हाँ 1 भी लिया जा सकता है, यस। तो एक पेयर आ गया, 1 और 14, ये भी को प्राइम है, और एक आ गया, बस खत्म हो गया बात, यही आ गया। ठीक है जी, तो कितने पेयर बने, 1 2 3 4 पेयर बताने हैं, पेयर, तो ये 4 पेयर हमारा आंसर आ जाएगा। 1 14, 2 13, 3 में नहीं आएगा, 4 में नहीं आएगा, 4 में आ गया, 5 में नहीं आएगा, 6 में नहीं आएगा, 7 आ गया। अब 8 करूंगा तो फिर वही वाला रिपीट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो आंसर इज 4 पेयर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सर्कुलर कोन इज 51। व्हाट इज द बेस ऑफ द कोन? बेस ऑफ द कोन इज सर्कल, यानी पाई आर स्क्वायर मेरे को 51 गिवन है, और हाइट का मुझे पता नहीं, इसका वॉल्यूम मेरे को दे रखा है 85। हाइट निकालनी है, बड़ा सिंपल है यार। अब देखो, आधी से ज्यादा बच्चे कहां हार जाते हैं, फॉर्मूले में। भैया फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो भाई, ये आ गया 85, 1/3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 51। काटो भाई, 17, 85 को 17 से काटूंगा तो मेरा आंसर आ गया 5 सेंटीमीटर। ये तो आसान क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। इफ द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, और ऐसे 3-4 क्वेश्चन और हैं एग्जाम्पलर में, जाकर जरूर करना, जाकर जरूर करना। मेरी हर बच्चे को हिदायत होती है ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए। इफ द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इक्वल, जब जीरोज इक्वल होते हैं तो क्या होता है, तो साइन इज इंपॉर्टेंट। तो ए और सी का जो साइन होता है ना, वो सेम होता है। यस, ए और सी का साइन हमेशा क्या होगा, सेम साइन होगा, याद रखना। चाहे आप करके देख लो, 4x स्क्वायर या तो प्लस 4x प्लस, मान लो ऐसे है 4x प्लस लेट्स से 1 है, या तो यहां पर भी प्लस होगा, इधर भी प्लस होगा, या इधर भी माइनस होगा, इधर भी माइनस होगा, तो कॉमन लेके होल स्क्वायर बनेगा। तो ए और सी का साइन जब तक सेम नहीं होगा, रूट्स इक्वल नहीं आएंगे, ठीक है जी। ऐसे बहुत से क्वेश्चन है, आप हिट एंड ट्रायल करके देखोगे। आप बोलोगे सर मुझे समझ में कैसे आएगा पेपर में, तो पहली बात तो 4-5 क्वेश्चन और दे रखे, वो ट्राई करोगे। उससे बड़ी बात, आप कोई एग्जांपल लेकर चेक करोगे, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी आपको बताया, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ रेडियस दिस कट बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इतना, तो लेंथ ऑफ आर्क गिवन है 22, थीटा बाय 360 2 पाई आर, ये गिवन है 22, ठीक। अब इसको वहां ले जाके 11 हो गया। थीटा बाय 360 की वैल्यू क्या आ गई, थीटा बाय 360 पाई की वैल्यू क्या आ गई, 11/r आ गई। देखो इस क्वेश्चन में अगर मुझे एरिया निकालना है ना, तो मुझे थीटा गिवन नहीं है, तो मैंने क्या किया, थोड़ी चालाकी दिखाई, मैंने ये वैल्यू निकाल ली। मैंने यही वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि जब मैं एरिया निकालूंगा तो एरिया के फॉर्मूले में ये कॉमन होता है बेटा, चेक करो, तो सीधा यहां से वैल्यू में वहां पुट कर दूंगा। तो लेंथ क्या है, थीटा बाय 360 2 पाई आर। अब यहां से आर निकालने मत बैठ जाना, तभी आपको पेपर मुश्किल लगता है, लेंदी लगता है। यहां पर आर निकालने बैठ गए तो दिक्कत आ जाएगी। आप थीटा बाय 360 पाई की वैल्यू निकालो, 2 कट गया 11 और आर नीचे आ गया। अब बड़े ही प्यार से 11/r इंटू में आर स्क्वायर, तो हमारा आंसर आ गया 11r। अब आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 21, मल्टीप्लाई किया 21 को, तो आंसर आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल है। अगर मैं यहां पर आर निकालने लग जाता तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, या थीटा निकालने लग जाता, आर तो पता ही है मेरे को 21, तो मैं थीटा निकालने लग जाता, मुझे बहुत देर लग जाती, ठीक है ना। तो यहां पर आप कॉमन निकाल के समझा करो। ट्राइंगल, अरे भाई ये देखो, ये मैंने बहुत बोला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, पेरीमीटर। अब इसके अंदर मैंने एक कंक्लूजन आपको दिया हुआ है, हाल ही अभी एमसीक्यू के अंदर भी मैंने ये सेम क्वेश्चन आपको कराया था, डिट्टो सेम क्वेश्चन। मैंने कहा था कि अगर ABCDEF जो है, ABCDEF अगर सिमिलर है, तो भैया पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC जो होगा अपॉन में पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF जो होगा,
ये आपस में इनकी साइड के रेशियो के बराबर होंगे। तो जो AC होगा वो DF के बराबर होगा। ठीक है जी। अब ट्राइंगल AB या AB अपॉन में कोई भी साइड ले लो जो आपको चाहिए हो, जैसे हमको AB पता है ना, तो AB अपॉन में DE ले लेते हैं। देखो ना ट्राइंगल दिखाता हूं मैं आपको, ABC DEF, ये दो ट्राइंगल हो गए। AB मेरे को दे रखा है 6, DE दे रखा है 9, ये दे रखा है 6 और ये दे रखा है भैया हमको 12। ठीक है ना, तो मैं तो इसी की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड लूंगा ना, AB अपॉन में DE। पेरीमीटर ऑफ ABC मुझे फाइंड करना है, अपॉन में DEF कितना है, DEF इनका पेरीमीटर कितना है भैया, देखो 18 और 9 27 हो गया बेटा। AB कितना है 6, ये कितना है 9, ये कटा 3 पर, तो पेरीमीटर कितना आ गया भैया ट्राइंगल ABC का, वो आ गया 18। मैंने जो आपको कराया था उसमें 18 गिवन था, हमने 27 निकाला था, ये फर्क था बस। ठीक है जी, आसान क्वेश्चन है, इस बात को याद रखेंगे। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके पेरीमीटर का जो रेशियो है वो उनकी साइड के रेशियो के बराबर होगा। Probability of the letter chosen at random from the letter of the word mathematics is this। हाँ तो निकाल लो। मैथमेटिक्स में कितने अल्फाबेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे आएगा। देखो 11 आ गया। और चूजन, और देखो टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं 11। दोबारा देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नीचे आ गया 11। और एक्चुअल कितने हैं भैया, देखो एक आ गया M, एक आ गया A, एक आ गया T, एक आ गया H, एक आ गया E। M हो चुका है, A हो चुका है, T हो चुका है, I हो गया, C हो गया, S हो गया। तो एक्चुअल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है जी। तो यहां पर आ गया जी 8/11, 2 अपॉन में 2x + 1। सॉल्व करते हैं भैया, यह आ गया 4 पर, 8x + 4 = 11, 8x = 7, x की वैल्यू आ गई 7/8। क्या हो गया, कुछ तो गड़बड़ है दया, मैंने कुछ कैलकुलेशन एरर किया क्या, कैलकुलेशन एरर किया क्या। 2 पे कटा 4, 8x + 4 = 11, किया तो सही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ द लेटर चूजन एट द वर्ड, अच्छा वॉवल की निकालनी है ना, सॉरी, तो हमको तो वॉवल की निकालनी है बेटा। किसकी निकालनी है, वॉवल की। मैं सारे अल्फाबेट्स की निकाल रहा था। तो ये डिवाइड बाय 11 है। वॉवल कितने हैं, 1 2 3 4, तो ये 4 वॉवल्स हैं। 4/11, 2 अपॉन में 2x + 1। अब सही है भैया, ये 2 पर आया, 4x + 2 = 11 आया, 4x = 9, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 9/4। मैंने ये वॉवल शब्द नहीं देखा, ठीक है ना। तो वॉवल में खाली A-E-I-O-U आता है, तो A-E-A-I 4 वॉवल्स हैं, अपॉन में टोटल कितने हैं 11। बढ़िया। आपको बताना है ये कौन से वर्टिसेस हैं, ये तो देखो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। अब इस क्वेश्चन का शॉर्टकट एक ही है कि आप प्लॉट करो। इस क्वेश्चन का शॉर्टकट एक ही है कि हम बच्चे प्लॉट करें, या फिर हम AB BC AC CA निकालें। तो शॉर्टकट तो यही है कि आप प्लॉट करो। जैसे ये आया 9,0, तो लेट से ये आया 9,0, एक आया -9,0, एक आया -9,0, ये आ गया इतनी ही दूरी पर। एक आया 9, -6, 9, -6 इधर आ गया। और एक आ गया -9,6, -9,6। ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, ये कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, इधर बनेगा तो पैरेललोग्राम ही आएगा, फिर तो ये पैरेललोग्राम ही आएगा। -9,6 ऐसे आएगा ना, ये ऐसे, तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा भाई। ये क्या बनेगा, पैरेललोग्राम। ठीक है जी। बाकी आप चेक कर सकते हो, वैसे तो पैरेललोग्राम ही दिख रहा है।
तो अगर आप डायग्राम बना के करना चाहो डायग्राम बना के कर लो, या वही वाला सिस्टम है ABBCCDAD वाला करना चाहो तो वो वाला भी तरीका है। MCQ में मेरी हिदायत ये होती है कि आप ये बना, जैसे -9, यह है ना -9,6, तो ये अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये पैरेललोग्राम बन के आ रहा है, रेक्टेंगल बन के नहीं आएगा ये, ठीक है ना। चलो बढ़िया। मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन इज दिस। 9 ऑब्जर्वेशन का मीडियन कितना है? दिस। अब बच्चों को लग रहा था कि सिर्फ कॉन्टिन्यूस डेटा ही उनके सिलेबस में है, लेकिन CBSE ने ये क्वेश्चन देखकर कर दिया। अब देखो इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, मैं ठोक बजा के कह सकता हूं आपको विनर सीरीज के लेवल 1 लेवल 2 में ऐसे क्वेश्चन भर भर के दिए हुए हैं कि मिसिंग वैल्यू वाले, कॉन्टिन्यूस की बात नहीं कर रहा हूं, इंडिविजुअल सीरीज के भी क्वेश्चन है बहुत सारे, ठीक है ना, इंपेरिकल के क्वेश्चन है, और इंक्रीज डिक्रीज मल्टीप्लाई डिवाइड वाले क्वेश्चन है। तो अभी मैं आपको कुछ कंक्लूजन भी बताता हूं, चिंता मत करो। मीडियन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन इज 20.5। हर एक ऑब्जर्वेशन को आप 2 से बढ़ा दो, हर एक ऑब्जर्वेशन को आप 2 से बढ़ा दो, तो मीडियन क्या हो जाएगा? तो भैया सिंपल सी बात है, मीन भी बढ़ जाता है और मीडियन भी बढ़ जाता है, तो मीडियन इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 2। मीडियन भी 2 से बढ़ जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। मीन भी 2 से बढ़ जाएगा, मीडियन भी 2 से बढ़ जाएगा। कह रहे लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है भाई, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या आया? लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस 9 एट अ डिस्टेंस ऑफ 41 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो आपको टेंजेंट की लेंथ निकालनी है, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना तो आंसर आ जाएगा 40, ठीक है ना। लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है, सेंटर से इस टेंजेंट की जो दूरी है 41 है, टेंजेंट की लेंथ आ जाएगी 40 बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये तो तुम्हें पता ही है। एजर्शन रीजनिंग ये थोड़ा सा क्रूशल होता है, थोड़ा ढंग से फोकस होकर एक एक शब्द देखना। कह रहे द नंबर 5 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। ट्रू। एक यूनिट डिजिट 0 के लिए फैक्टर 2 और 5 दोनों होना चाहिए, यहां खाली 5 है, तो ये बात तो ट्रू है। अ नंबर एंड विद 0 इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन इज बोथ 2 and 5। बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ए ऑप्शन। लेकिन आजकल ऑथर बहुत चंट हो गया है, ऑप्शन ऊपर नीचे देता है भाई, तो यहां पर क्या आता है? नॉट एन एक्सप्लेनेशन। जैसे यहां नॉट लिखा है ना, ये वाला ऑप्शन ऊपर आ जाएगा, ये ऑप्शन नीचे आ जाएगा, तो सोच समझ के टिक करना। cos a प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4a भी 1 होगा। ये मैंने MCQ में आपको कराया था, मैं दोबारा करा देता हूं। इसको देखो, तुम्हारे cos a की वैल्यू क्या आ गई? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी जहां जहां cos a है वो साइन स्क्वायर ए के बराबर है। ये है हमारा साइन स्क्वायर ए, और साइन की पावर 4a को लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, LHS। साइन स्क्वायर ए को मैंने क्या लिखा बेटा? कॉस ए, और ये आया कॉस ए का होल स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? हमारी 1 आ गई है। इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1 ट्रू है। कह रहे क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, और इसी की मदद से ये हुआ है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए ऑप्शन आ गया, ठीक है जी, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन दी हुई है। आगे बढ़ेंगे। तो ये था बेटा हमारा सेक्शन नंबर ए, जिसको हार्डली आपको 20 to 22 मिनट्स लगने चाहिए। मेरे को 33 मिनट के आसपास लगे, क्योंकि मैं आपसे बातें करते हुए समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूं। आपको 20 से लेकर 22 मिनट लगने चाहिए। अब बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। ये जो सेक्शन होता है बेटा वो 2 मार्क्स का होता है, और अब ऐसा ना एक कंट्रोवर्सी ये भी रहती है कि 1 मार्कर क्वेश्चन कभी 2 मार्क्स में आ रहे हैं, 2 मार्कर क्वेश्चन कभी 1 मार्क्स में आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस यहाँ पे थोड़ा सा आपसे वो स्टेप मांगता है, ठीक है ना। आपको पता होगा वैसे तो इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन इंटरनेट पे अवेलेबल है, बट हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं, वो समझा नहीं रहा है। तो अगर आपको स्टेप्स देखने हो, स्टेप मैं तो पूरा ढंग से करूंगा, स्टेप मार्किंग देखनी हो तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो। चलिए, कह रहे हैं एपी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा था मुझे, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन लगा था। इसको करने के कई तरीके हैं, कई तरीके हैं। कह रहे हैं एक एपी है जिसके अंदर 60 टर्म्स हैं, आपको आखिरी की 10 टर्म्स का सम निकालना है। तो देखो, एक एपी है जिसके अंदर 60 टर्म्स है, A60, ध्यान से देखना। तो ये आया A50 और ये आया A51। मुझे यहां से लेकर यहां तक का सम निकालना है। यहां से लेकर यहां तक का सम डायरेक्ट कभी भी नहीं निकलेगा। आपको देखो, या तो हम
याद है वो क्वेश्चन 19 टर्म फ्रॉम द एंड, 6 टर्म फ्रॉम द एंड। एक तरीका है एपी को उल्टी कर दो और स्टार्टिंग से 10 टर्म का सम निकाल लो। ठीक है जी, ये भी मैं करा दूंगा, चिंता वाली बात ही नहीं है। मैं पेपर समझाने आया हूं, क्वेश्चन समझाने आया हूं, कितने भी तरीके हो मैं बता दूंगा, चिंता मत करो। लेकिन एक तरीका ये भी है कि टोटल S60 है, उसमें से S50 माइनस कर दो, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, और यहां पर आया 50/2 2a 50-1 इंटू में d। एक तरीका तो ये, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा ऑब्वियस बात। एक है एपी को उल्टा कर दो। अब हमारी पहले मुझे 60th टर्म निकालनी पड़ेगी, तो पहले निकालो A60, वो आएगी a प्लस 59d। तो भैया ये आ गया हमारा 118, ठीक है जी, और ये आ गया 126, ऐसे ही आया ना, 59 इंटू में 2 प्लस 8, 126 आ गया। तो हमारी अब रिवर्स एपी क्या आएगी, बच्चों को पता होगा, कम होना शुरू हो जाएगा ऐसे, ठीक है जी, तो 122। अब आप इनकी 10 टर्म का सम निकाल लो, तो ये आया 10/2 2a 9d, d क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो ये आया 5। इसको सॉल्व करो, सेम आंसर आएगा, एकदम सेम आंसर आएगा। मैं कैलकुलेट कर देता हूं, 126 इंटू में 2 किया, यह आया 252, माइनस 18 किया, तो 5 इंटू माइनस 18 कर लो और इंटू में 5 कर लो, कितना आया 1170 हमारा आंसर आ गया। और इनका भी करोगे तो आंसर लगभग क्या मतलब एकदम सेम ही आएगा। तो दो तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है, एक टोटल में से पहली 50 का सम माइनस करूंगा तो 51 से 60 आ जाएगा, या एपी को ही उल्टा कर लो, जो 60th टर्म है वो पहली टर्म बन जाएगी आपकी, और उसके बाद आप पहली 10 टर्म का सम निकाल लो। ठीक है जी, और देखो इसका और पार्ट आता है मिडल टर्म। मैं कई बारी बोल चुका हूं, जो मिडल टर्म है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल मिस मत करना। आप बेसिक के स्टूडेंट हो, स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, दोनों में आता है, ज्यादा चांसेस स्टैंडर्ड वाले के पेपर में। इसकी मिडल टर्म निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसकी नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी पड़ेंगी। ए कितनी है 6, डी कितनी है भैया 7, डी कितना है भैया 7, और ए एन कितना गिवन है 230। तो a प्लस n-1 इंटू डी 230, n-1 यह आ गया 224, n-1 यह आ गया 32, n की वैल्यू आ गई 33। अब ये एक ऑड नंबर है, n देखा जाता है ये कौन सा नंबर है, तो ये ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर का जो मिडल टर्म होता है वो होता है n+1/2, यानी 33 प्लस 1/2, बोले तो 17th टर्म, बोले तो 17th टर्म। तो बस अब क्या बचा, 17 टर्म निकाल लो, a प्लस 16d। a कितना था भैया 6 और d कितना है हमारा 7, 16 7 का कितना हो गया भैया, और साथ में क्या जोड़ा हमने 6, तो आंसर आ गया 118। तो मिडल टर्म कौन सी आ गई, फाइंड द मिडल टर्म 118। ठीक है जी। बच्चे कहते हैं कि सर अगर n इवन हुआ तो क्या होगा, बेटा अगर n इवन हुआ तो दो मिडल टर्म आएंगी, एक आएगी n/2 एंड एक आएगी n/2 में एक जोड़ना पड़ेगा। मान लो ये 34 आता तो 34 का आधा 17 टर्म और उससे अगली 18 टर्म, तो दो आंसर आते, एक नहीं आएगा फिर। ठीक है जी, याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओ जी, बेसिक वाले स्टैंडर्ड वाले, बेसिक वाले स्टैंडर्ड वाले दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। बेसिक वाले तो मान के चल ले उनके पेपर में आ गया, स्टैंडर्ड वाले अगर किस्मत ठीक हुई, पंछियों को ऊपर पानी बाजरा डालते हो, माँ बाप का आशीर्वाद लेते हो, उनकी सेवा करते हो, मतलब अच्छे कर्म किए हैं तो आ सकता है। ठीक है जी, बुरे कर्म वालों का पता नहीं, सेट मुश्किल भी आ सकता है। साइन a प्लस बी की वैल्यू 1 है, 1 कब होता है बेटा 90 पर,
तो देयरफॉर a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई है 90। फर्स्ट इक्वेशन। cos a माइनस बी जो है वो है √3/2। तो cos a माइनस बी की वैल्यू आ गई है cos 60। तो a माइनस बी आ गया भैया हमारा 60। ऐसा ही है, 30 होती है ना, 60 कहां से होती है, 30 होती है भाई, 30 होती है। तो ये आ गया 30। a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 30। इनको सॉल्व कर लेंगे, आपको पता ही है एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन। तो a प्लस बी 90 के बराबर है, a माइनस बी 30 के बराबर है, ये कट गया, 2a 120 के बराबर है, a की वैल्यू आ गई 60, a की वैल्यू यहां पुट कर लोगे तो b की वैल्यू आ गई है 30। ठीक। AP एंड DQ आर द मीडियंस। ये तो हमारी एनसीईआरटी का सवाल है भाई, ये तो एनसीईआरटी का सवाल है, मैं दिखाता हूं आपको। ये आ गया ABC और ये आ गया हमारा DEF। कह रहे AP और DQ ये दोनों मीडियंस दिए हुए हैं, बड़े ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, ऑलरेडी है। तो पहले तो अच्छे से बेटा गिवन लिखेंगे, टू प्रूव लिखेंगे, बिंदी लिपस्टिक तो लगानी है ना बेटा, उसके बाद प्रूफ होगा। बिंदी लिपस्टिक से मतलब है सजाना पड़ेगा क्वेश्चन को। देखो, तो सबसे पहले कि ट्रायंगल जो है वो ABC सिमिलर दिया हुआ है DEF के, तो AB अपॉन में DE जो होगा वो BC अपॉन में EF के बराबर होगा बाय CPST। यस और नो? बाय CPST। तो AB तो AB, DE भी DE, मैं BC को लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ BP, ट्वाइस ऑफ BP, और यहां लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ EQ। तो देयरफॉर AB अपॉन में DE, BP अपॉन में EQ आ गया फर्स्ट। एंड एंगल B जो है वो एंगल E के भी बराबर है। ये भी आया बाय CPST क्योंकि बड़े ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। इसको ले लिया हमने सेकंड। तो बच्चों फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये इसके बराबर है और साइड प्रोपोर्शनेट है, तो ट्रायंगल ABP जो हो गया वो सिमिलर हो गया DEQ के बाय साइड एंगल साइड। देखो ये वाली साइड हमने इसके प्रोपोर्शनल कर रखी है, ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल कर रखी, ये रही, और साथ ही में ये वाला एंगल इसके बराबर कर दिया है मैंने। तो ये दो छोटे ट्रायंगल आपस में सिमिलर आ गए बाय साइड एंगल साइड। अगर ये सिमिलर आ गए हैं तो AB अपॉन में DE जो हो जाएगा वो AP अपॉन में DQ के बराबर आ जाएगा बाय CPST। ये हमारी एनसीईआरटी का सवाल है, 16वां सवाल है शायद, 16th क्वेश्चन 6.3 एक्सरसाइज का, नाम चेंज कर दिया बस। ठीक है, प्यारा सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं कई बारी करा चुका हूं और मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट उठाकर देख लो आप। जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट नहीं, अभी मैंने हाल ही में 100 MCQ से पहले एक सेशन अपलोड किया था जहां पर मैंने पूरी की पूरी मैथ्स के टॉप क्वेश्चंस डाले थे आपके प्री बोर्ड्स या बोर्ड्स के लिए। उनमें से इस जैसा सवाल मैंने लिया था। हॉर्स, काउ एंड गोट आर टाइड ईच बाय द रोप ऑफ लेंथ 14 एट द कॉर्नर ऑफ ABC। तो यहां पे काउ, गोट और हॉर्स को बांटा हुआ है, रेडियस 14 ही है सबका। ठीक है जी, ये A ले लेते हैं, ये B ले लेते हैं और ये C ले लेते हैं। ऑफ अ ग्रासी फील्ड जिसकी लेंथ 35, 40 और 50 है, 35, 40 और 50 है, एरिया ऑफ द फील्ड दैट कैन बी ग्रेज्ड बाय देम। आपको ये वाला निकालना है जो एरिया वो घास चर सकते हैं। बच गए तुम लोग। ये भी पूछ सकता है जो घास नहीं चर सकते, ठीक है ना, अभी तो चरने वाली बात आई है। चलो भाई, तो एरिया कैन ग्रेज, एरिया कैन ग्रेज ये निकालता हूं अगर मैं, तो आता है थीटा बाय 360 पाई 14 का स्क्वायर। थीटा बाय 360
पाई 14 का स्क्वायर, थीटा बाय 360 पाई 14 का स्क्वायर। भाई थीटा तो है ही नहीं ना, ABC ले लिया, तो पाई 14 का स्क्वायर बाय 360 कॉमन आ गया, क्या बचा A प्लस बी प्लस सी। कॉमन सेंस ये कहती है इन तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 होगा। तो ये आया भैया पाई बाय 360 इंटू में 14 का स्क्वायर इंटू में 180, ये काट दो 2 पर, 1/2 22/7 इंटू में 14 इंटू में 14, 14 से 14 कट गया, 22 इंटू 14 308 मीटर स्क्वायर आ गया। 308 या 318, 22 इंटू 14 308, सही है जी। यह क्वेश्चन तो आसान है क्योंकि 2 मार्क्स का है। एक लेवल और ऊपर करते हो, कैन नॉट ग्रेज निकालना हो, तो ये 3 नंबर का भी क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा और बड़ा भी बन सकता है, मतलब 3 और 5 में कहीं भी आ सकता है। कैन नॉट ग्रेज मतलब ये वाला एरिया निकालना है। ये कैसे निकलेगा? पूरे ट्रायंगल का एरिया में से ये माइनस करना पड़ेगा। सवाल उठता है पूरे ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालूंगा, डायमेंशंस तो दी हुई है, तो हीरोन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है जी। अब सब बच्चे टाइम स्टैम्प डालकर ये बताएंगे कैन नॉट ग्रेज का आंसर क्या आ रहा है तुम्हारा। देखते हैं यहां तक कौन पहुंचा है। कैन नॉट ग्रेज का आंसर बताना है, शाबाश। फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल जिसका रेडियस 5 है, फाउंड बाय द कॉर्ड जिसकी लेंथ 90 है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, मेजर सेगमेंट निकालना है, तो पहले तो माइनर ही निकलेगा ना, डायरेक्ट तो मेजर निकल नहीं सकता। 5 और 5, तो पहले एरिया ऑफ माइनर निकालो, यानी पहले ये निकालो एरिया ऑफ माइनर, ये आया थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला डालेंगे हाफ आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। 90 होता है ना हाफ बेस इनटू हाइट। सेगमेंट के केस में 3 ही एंगल आएंगे, 60, 90 और 120। चलो जी, ये आया 1/4 पाई 5 का स्क्वायर, 1/2 5 का स्क्वायर, ये आया बेटा। अब इसको इतना रखते हैं क्योंकि ये मेरा मेन आंसर नहीं है, मुझे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है। वो कैसे आएगा? वो आएगा एरिया ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर माइनस करना पड़ेगा। एरिया ऑफ मेजर मतलब एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया भैया, पाई आर स्क्वायर माइनस ये पाई/4 आर स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर बाय 2, साइन प्लस हो जाएगा ना, ब्रैकेट ओपन होगा, बस इसको इसमें से माइनस कर दो। 1 माइनस 1/4, एलसीएम ले लेना प्यारे बच्चों, 3/4 पाई 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बाय 2, कॉमन सेंस है 5 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 3/4 22/7 प्लस 1/2, आगे सॉल्व कर लेना, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। और हमें तो आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई छोड़ना है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, इन टर्म्स ऑफ पाई, तो हमें बस 5 का स्क्वायर बाय 2 कॉमन ले लो, तो क्या बचा 3/2 पाई प्लस 1, तो 25/2 3/2 पाई प्लस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। इससे आगे सॉल्व करना ही नहीं है, क्वेश्चन ही मना कर रहा है आपको। बेहतरीन। आगे बढ़ते हुए ये हमने क्वेश्चन किया था, आप अगर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट देखो ना, ये सारे के सारे करा रखे हैं बेटा मैंने, आप चेक करो। 100 MCQ से पहले जो उशांक का एक नया मतलब उशांक मतलब मैं इससे उससे पहले जो सेशन होगा ना, वो टॉप क्वेश्चन होंगे आपके बोर्ड और प्री बोर्ड, वहां जाके देखना कि आपके प्री बोर्ड में कितने क्वेश्चन आए, इससे अंदाजा हो जाएगा एक्सपीरियंस का। ये भी देख लो, सेम करा रखा है। पहली बात तो विजुअली इंपेयर्ड वाले बच्चों का क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम तो खाली यही सॉल्व करेंगे। क्या क्या रखा है, ये क्वेश्चन है, एरिया आपको 90 दे रखा। आपको याद है हमारी एनसीईआरटी में एक सवाल है, आखिरी सवाल है, जो आखिरी नहीं सेकंड लास्ट है, जहां पर हमें टेंजेंट निकालनी है, जिसके अंदर हम हेरॉन फॉर्मूले का भी इस्तेमाल करते थे। तो देखो ये क्या है, ABC ड्रॉन विद द रेडियस 4, आपको रेडियस कितना दे रखा है बेटा 4, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, और सच दैट BD एंड CD 10 और 8 दे रखा है। BD 10 है तो बच्चों ये भी 10 हो जाएगा, CD 8 है तो बच्चों ये भी 8 हो जाएगा, इसको मैंने x ले लिया तो ये भी x हो जाएगा।
ये सारी बातें बस लिख देना कि हमने लेट क्या किया है। पूरे ट्रायंगल का एरिया आपको 90 दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 90 दे रखा है, आपको लेंथ निकालनी है। एरिया ऑफ एबीसी 90 दे रखा है। मैं एरिया ऑफ एबीसी क्या लिख सकता हूं, एरिया ऑफ एओबी प्लस एरिया ऑफ बीओसी प्लस एरिया ऑफ एओसी। बोलो भाई, मैं आपको अच्छे से बताता हूं। अगर मैं ये वाला ट्रायंगल का एरिया यानी एओबी, ये वाले ट्रायंगल का एरिया यानी बीओसी और ये वाले ट्रायंगल का एरिया यानी एओसी, इन तीनों को जोड़ दूंगा तो मेरा पूरे ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। यही मैंने किया है यहां पर। अब यहां क्या लगाऊंगा भैया, हाफ इंटू बेस। बेस कितना है 10 प्लस एक्स और हाइट कितनी है 4। अब ये उससे छोटा क्वेश्चन है क्योंकि आपको हेरोन फॉर्मूला लगाने की नीड नहीं है, एरिया आपको ऑलरेडी 90 गिवन है। आप जब मैंने चैप्टर पढ़ाया तब भी बोला उस क्वेश्चन की वैल्यू, 12th क्वेश्चन की वैल्यू खत्म हो चुकी है, बहुत कम आता है वो। इन क्वेश्चंस की वैल्यू बढ़ चुकी है जहां एरिया आपको गिवन होगा। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी, चैप्टर पढ़ाते हुए भी हर बारी बोला है, लास्ट ईयर भी ये बात बोली थी, आज भी यही बात बोलूंगा कि ये इनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। बेस कितना आया 18 और हाइट कितनी आ गई 4। बेस आ गया 8 प्लस एक्स और हाइट आ गया 4। सही है जी। इक्वल्स टू में क्या गिवन है 90। तो इधर आ गया 2 से 2 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, मतलब इधर आ गया 36, 16 प्लस 2x आ गया इज इक्वल्स टू 90। सॉल्व करो भैया, कितना आ गया ये 4x प्लस 72 इक्वल्स टू 90। 4x इज इक्वल्स टू कितना आ गया भैया 18। x की वैल्यू कितनी आ गई 4.5। x की वैल्यू कितनी आ गई 4.5। चेक करेंगे प्यारे बच्चों, चेक करेंगे भाई, पूरे रख दो इधर ही। धन्यवाद मेरे भाई। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4, 4.5 आ गई। तो एक बारी क्रॉस चेक कर लो भाई, कैलकुलेशन एरर भी हो जाता है कभी कभी। 10 प्लस एक्स ये आ गया 20 प्लस एक्स, 2 से काटूंगा तो 36 आ जाएगा और 2 से काटूंगा 16 प्लस एक्स आ जाएगा। तो 36 और 36 72 और ये आ गया 4x, वहां गया 18, x की वैल्यू 4.5 आ गई। आपको क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ साइड ए बी। जो ए बी आ जाएगा वो 14.5 आ जाएगा और जो ए सी आ जाएगा वो 12.5 आ जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ठीक है जी, बढ़िया है जी। आगे देखेंगे। अब आता है बेटा हमारा सेक्शन नंबर सी। 3 नंबर का बेटा ये सेक्शन होता है और थोड़े से क्वेश्चन लेंदी हो जाते हैं। आओ देखते हैं पहला सवाल। ओह भाई, एनसीईआरटी। देखो, मुझे नहीं पता कौन कौन बच्चा मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहा है, लेकिन मैंने 4 सवाल बोले थे। चैप्टर 9 में से 4 सवाल ऐसे निचोड़ लो अपने अंदर, इनमें से बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों में से आएगा ही आएगा। आप लिखित में ले जाओ कोरे कागज पर। पहला क्वेश्चन नंबर 9 है ये हमारी एनसीईआरटी का। एक क्वेश्चन नंबर 13 है, बाकी सब एमसीक्यू के लिए अच्छे क्वेश्चन है। बड़े क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं तो 9 है, 13 है, एग्जाम्पल 2 है और एग्जाम्पल 3 है। ये 4 क्वेश्चन मैं कह रहा हूं रट जाओ, समझ में आए तो बहुत ही बढ़िया, समझ में आ जाएंगे। वैसे तो मेरे वन शॉट्स में भी है, अभी जो मैंने टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे उसके अंदर भी ये क्वेश्चन था। ये चारों क्वेश्चन थे इनफैक्ट। थोड़ा ढंग से कर लेना, बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है बेटा, ये कोई मुश्किल नहीं है। आपने सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर लेना है। ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर और ये कॉमन आ गया। कर लोगे कॉन्ग्रुएंट, इतना तो कर लोगे प्लीज, ठीक है ना। तो हमारा एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर आ गया बाय सीपीसीटी। तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आया बाय सीपीएसटी, नहीं सीपीसीटी, क्योंकि आपने कॉन्ग्रुएंट किया है। इसी प्रकार एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर आ गया। तो सिमिलरली एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर आ गया। ये भी आ गया बच्चों बाय सीपीसीटी, ये भी आ गया बच्चों बाय सीपीसीटी। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इन सब का सम कितना जाएगा 180। एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, लीनियर पेयर, कुछ भी कह लो, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन कहते हैं। ये दोनों एंगल सेम है तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ये दोनों एंगल सेम है ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल्स टू 180। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम आ गया 90 डिग्री।
देयरफॉर एंगल AOB कितना आ गया हमारा 90 डिग्री। इससे पहले मेरे प्यारे बच्चे कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, लिखो कर लेंगे। ठीक है जी, कैसे करना है दोबारा बताता हूं। AP इज इक्वल्स टू AC, टेंजेंट्स बराबर होती हैं। PO इज इक्वल्स टू CO, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, और OA कॉमन आ गया बेटा। ठीक है जी, तो ये 4 क्वेश्चन अभी आगे बढ़ने से पहले ये 4 क्वेश्चन चेक कर लो, तुमको आते कि नहीं आते। नहीं आते तो करो, फिर आगे बढ़ना। तो मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ पेपर सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एडवाइस भी कर रहा हूं कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। ठीक है ना। ये LCM SCF निकालने वाला क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में फाइट रहती है हमेशा। वो होता है ना वो वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ LCM एंड SCF, पता करना होता है कि हमें LCM निकालना है, SCF क्या करना है। बहुत से क्वेश्चन हम लोगों ने अपनी क्लासेस में किए हैं, तो वो वाला क्वेश्चन 2 मार्कर या 3 मार्कर में फाइट रहती है हमेशा। अब इस क्वेश्चन में एक एडिशनल चीज पूछी है तो इसलिए 3 मार्क्स में आ गया, एक चीज कम पूछता तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। इन अ वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड साइंस आर इतना, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। यहां पर यह बताना है मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर टू बी सीटेड। अगर ये बताते कि अगर हम एक रूम में कितने लोगों को भेज सकते हैं तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता। हमें यहां नंबर ऑफ रूम्स पूछ लिए तो आ गया 3 नंबर का। तो नंबर ऑफ टीचर्स पर रूम कितने होंगे ये पहले पता लगाना पड़ेगा, यानी हमें टीचर्स को रूम्स में डिवाइड करना है, फैक्टर करने हैं। ठीक है ना। तो ये आ गया भैया SCF ऑफ 36, 60 और 84। आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व करोगे तो 12 टीचर्स आएंगे बेटा। 12 इज द कॉमन फैक्टर, देख के पता चल रहा है, लेकिन मार्क्स लेने हैं तो प्रॉपर प्राइम फैक्टराइजेशन करके SCF निकालोगे, ये तो आपको आता चाहिए। तो 12 टीचर्स आ गए। अच्छा, अब मुझे बताओ नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड कितने होंगे। देखो इंग्लिश के लोग कितने हैं 36, इंग्लिश के लिए 3 रूम्स लगेंगे, 36 बाय 12, 36 टीचर, एक रूम में 12 टीचर, तो 3 रूम में फिक्स हो जाएंगे। 60 टीचर्स हैं दूसरे, 5 रूम इनको लगेंगे। 84 रूम्स हैं इनके, 7 रूम इनको लगेंगे। 3, 5 और 7 कितना आ गया भैया टोटल 15 रूम्स चाहिए होंगे, तब जाके सारे टीचर्स अरेंज हो जाएंगे। इंग्लिश वाले इंग्लिश में ही रहेंगे, मतलब एक ऐसा कमरा होगा, 3 ऐसे कमरे होंगे जहां इंग्लिश होंगे, 5 ऐसे कमरे होंगे जहां पर वो होगा। आपको याद होगा हमने बुक शेल्फ वाला भी क्वेश्चन किया था, स्टैक्स वाला, हमारी NCERT में काजू बर्फी बादाम बर्फी वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो स्टैक्स करना, डिवाइड करना वाला क्वेश्चन बहुत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। आया देखो, माता रानी का आशीर्वाद, माता रानी का आशीर्वाद, मैंने कहा था ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जिसने मेरे 1 शॉट्स देखे हैं उनको पता है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। माता रानी का आशीर्वाद, देखो अब हमें पता कैसे चला कि ये माता रानी का आशीर्वाद है। मेरे बच्चों को तो पता होगा, जो पहली बार ही देख रहा है कोई बात नहीं, बता देता हूं। जब एक क्वाड्रेट, अब ये है क्या माता रानी का आशीर्वाद, ऐसे ही हमने मजाक कर रखा है। एक क्वाड्रेटिक, 2 लीनियर और एक कांस्टेंट, जब भी ऐसा आए तो समझ लेना परमात्मा का आशीर्वाद है। ये ऑलरेडी स्प्लिटेड है, हमें कुछ भी नहीं करना, बस ब्रैकेट ओपन करना है। 2x² माइनस x माइनस 2√2x प्लस √2। अब इसके फैक्टर कर लो, कॉमन आया x, कॉमन आया √2, तो एक फैक्टर आया 2x माइनस 1, ये सेम ही होता है, और एक आया ये, पुट कर देंगे बोथ फैक्टर्स इक्वल्स टू 0। तो 2x माइनस 1 0 या x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू हाफ आ गई, x की वैल्यू √2 आ गई। एक का नाम अल्फा, एक का नाम बीटा। वेरिफिकेशन मेरे प्यारे बच्चे कर लेंगे, दोनों की दोनों वेरिफिकेशन करनी होती है। अक्सर बच्चों का इस स्टेज पर भी आके सवाल रहता है कि वेरिफिकेशन कौन सी वाली करनी है, तो मैं हर बारी कहता हूं दोनों करनी है। अब वेरिफिकेशन करने के लिए हमारा जो a होगा वो 2 होगा, b जो होगा वो -1 + 2√2 होगा, और जो c होगा वो √2 होगा।
ठीक है जी। एक्स स्क्वायर का पड़ोसी ए होता है, एक्स का पड़ोसी बी होता है, अकेला प्यारा लोनली बच्चा वो सी होता है। प्यारा क्वेश्चन है, आज से नहीं चलता आ रहा है ये क्वेश्चन, पता नहीं कितने जमाने हो गए, कितने लोगों को आबाद किया, कितने लोगों को बर्बाद किया। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। आओ देखो, ये स्टार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है इस ये क्वेश्चन, बेसिक वाले बच्चों में तो शायद नहीं आ पाएगा ये क्वेश्चन, लेकिन सीख लो भाई, सीखने में कुछ नहीं जा रहा। कह रहे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू √2 है, √3 है, हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगर मुझे जिसकी वैल्यू निकालनी है ना, मैं पहले एक बार आपको समझाने के लिए LHS लेता हूं। tan थीटा कॉट थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये तो बात पता ही होगी। मैं अक्सर बात कहता हूं, हमारी पंजाबियों में कहावत है, जो ना करे माते प्यो ओ करे देसी क्यों। मतलब देसी घी। अगर आप अपनी नानी दादी के पास जाते हो पंजाबी फैमिली में कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरे बड़े दिनों में सर में दर्द है, वो देसी घी गर्म करेगी, सर पे मलना शुरू कर देगी। वो बोलेगी, अगर आप बोलोगे मेरी कमर में दर्द है, तो आपके खाने में देसी घी डालना शुरू कर देंगी। तो बोलोगे आपको कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, तो वो आपके दूध और चाय में देसी घी मिलाना शुरू कर देंगी। यानी उनके लिए हर चीज का एक ही इलाज है, वो है देसी घी। तो भी ठीक भी है, खाया भी है, लगता भी है। तो कहानी यहाँ पर यह है कि साइन थीटा कॉस थीटा भी यहाँ पर क्या है, देसी घी है। लाख दुखों की एक दवा, कुछ समझ में ना आए तो ये कर लो, डॉक्टर को दिखाने की नीड नहीं है। तो मुझे यही बात याद आती है हमेशा से अपनी नानी दादी की। खैर दादी से तो हम इतना मिले नहीं, नानी की तो याद तो भाई, नानी तो फिर नानी है। ये आया भाई, अब ऊपर हो गया बेटा हमारा 1। अगर मुझे साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाए, बात बन जाएगी। वो नहीं है मेरे पास अभी। तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कैसे आएगी? अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लूं तो आ सकती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो 1 हो गया, ये आ गया 2ab, हाँ या ना, आ गया ना। देखो सिंपल क्वेश्चन है, ये आया 3, ये आ गया 1, ये कितना है 1, वहां जाकर -2 cos थीटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 आ गया। साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों 1, तो 1/1 आंसर 1, यही हमारा RHS है, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है जी? क्लियर है? सभी को क्लियर है? आगे बढ़ेंगे और पार्ट ओजी क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी। ये है हमारी, अगर भाई देखो तुम्हें एनसीईआरटी नहीं आती ना, तुम्हारा ये सैंपल पेपर करना ना व्यर्थ है भाई। मुझे लगता है कि मैं उन टीचरों में से नहीं हूं कि मैं आपको हर एक क्वेश्चन को स्पून फीडेड करूं। मतलब ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है। 8.3 नई एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 एंड लास्ट एग्जाम्पल। देखो अगर आप ट्रिको कर रहे हो और आपकी एनसीईआरटी नहीं, देखो दो बातें हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप बेसिक स्टूडेंट हो, आप स्टैंडर्ड स्टूडेंट हो, एनसीईआरटी तो भगवान है। पेपर में एनसीईआरटी का क्वेश्चन आता और आपसे सॉल्व नहीं हो रहा ना, तो ये आपके चेहरे पर तमाचा है। आप वीक स्टूडेंट हो, फिर आप ये नहीं कह सकते मेरी मैथ्स वीक है ना, नहीं कह सकते आप, फिर आपकी मेहनत में कमी थी कहीं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन 1% नहीं भी हो रहे तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन एनसीईआरटी अगर तुमसे क्रैक नहीं हो रही तो ये चेहरे पे चांटा है। प्रिपेयर करोगे, मेरे 1 शॉट्स में आपको मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और ये आपके प्री बोर्ड्स वगैरह में भी पूछा गया होगा। आपको पता है कॉसेक और कॉट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा बाय साइन ए, ठीक है ना। याद करो, साइन ए से करूंगा तो ये कॉट ए हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये कॉसेक ए हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट ए, ये हो जाएगा +1 माइनस कॉसेक ए। आपको पता है 1 की जगह आपको क्या पुट करना है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कॉमन लो, कट जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। 3 स्टेप का क्वेश्चन होता है, ठीक है जी। ऑन अ पर्टिकुलर डे विधि एंड उन्नति कुडंट डिसाइड ऑन हु कुड गेट टू ड्राइव द कार, कौन गाड़ी चलाएगा, ठीक है जी। दे हैड 1 कॉइन ईच एंड फ्लिप देयर एग्जैक्टली 3 टाइम्स। तो अगर 3 बार ये कॉइन उछाला तो लिख लिया करो HHH, HHT, HTH, THH, बाड़ी। हाँ, तो गाड़ी कौन चलाएगा ये अभी तक पता नहीं चल रहा उनको, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं वो लोग, तो उन्होंने एक कॉइन को 3 बारी उछाल दिया। बहुत ही बढ़िया। दे हैड 1 कॉइन ईच एंड फ्लिप 3 टाइम्स फॉलोइंग, ठीक है जी।
इफ विधि गेट्स 2 हेड इन अ रो, लगातार 2 हेड आते हैं तो शी ड्राइव्स कार। तो विधि के गाड़ी चलाने की क्या संभावना है? 2 हेड लगातार आने चाहिए, तो 2 हेड लगातार, तो 2/8 आया बेटा। 2 हेड लगातार आने चाहिए, 2 हेड लगातार, ओ ये भी तो है, ये भी तो है, 3/8 आना चाहिए, लगातार 2 हेड आने चाहिए। उन्नति गेट्स अ हेड इमीडिएटली फॉलोड बाय टेल, शी वुड ड्राइव द कार। कह रहे अ हेड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ टेल, हेड के बाद टेल आ जाए, तो उन्नति की बात करूंगा। हाँ जी, तो हेड के बाद सीधा टेल आना चाहिए, हेड के बाद टेल है, हेड के बाद टेल है, यहां नहीं है, हेड के बाद टेल है और हेड के बाद टेल है, तो उन्नति आ गई। तो भैया उन्नति जीत गई। कौन जीत गई? उन्नति को गाड़ी चलानी पड़ेगी। Who has the greater probability to drive the car that day and justify your answer? This is my justification. उन्नति, क्योंकि उन्नति की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो उन्नति की प्रोबेबिलिटी विधि से ज्यादा है। गॉट इट। मंथली इनकम ऑफ आर्यन एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है बच्चों, ये हमारी नाम आर्यन और बब्बन कर दिया। इनकम का रेशियो दे रखा है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है, सेविंग्स दे रखी है। तो लेट रेशियो ऑफ इनकम, लेट रेशियो ऑफ इनकम बी ₹X, एनसीईआरटी है। तो देखो ये संकेत है बेटा, ये संकेत है सीबीएसई का कि आपको एनसीईआरटी को अवॉइड नहीं करना है। बच्चे क्या करते हैं? आरडी कराओ, पीके कर कराओ, यूलाइक कराओ, विनर कराओ, एग्जाम्पलर कराओ, कराएंगे, जरूरी है, लेकिन एनसीईआरटी को तो करो। उनको एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं आता, या कई बच्चों को लगता है कि भैया एनसीईआरटी तो उनको आती है, वही क्वेश्चन थोड़ा सा ट्वीक होकर बाहर छपकर आता है, तो उनसे वो नहीं होता। तो एनसीईआरटी आने का मतलब पता है क्या है? कोई पन्ना खोलूं, हाथ रख दूं, कोई भी क्वेश्चन पर वो आपको आना चाहिए। ये है 100% एनसीईआरटी आने का मतलब। जब तक ऐसा ना हो तब तक रगड़ते रहो अपने आप को। रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ₹Y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ध्यान से देखो, पहला बंदा 3x कमा रहा है और 5y खर्चा कर रहा है, सेविंग्स हो रही है 15,000 रुपए। आर्यन की बात कर रहा हूं। इनकम ऑफ आर्यन इज 3x, एक्सपेंडिचर ऑफ आर्यन इज 5y, सेविंग्स इज 15,000। इनकम ऑफ बब्बन इज 4x एंड 7y एक्सपेंडिचर है, ये आ गया 15। ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करना मेरे प्यारे बच्चों आता है। x और y का आंसर कमेंट में फेंक कर मारो, जल्दी से कमेंट में फेंक कर मार देना। ठीक है जी। देयर मंथली इनकम बतानी है। x की वैल्यू देखो, मैं y चाहिए ही नहीं है वैसे, x की वैल्यू जैसे ही आए आप यहां पर पुट कर देना, दोनों की इनकम आ जाएगी 3x इंटू 4x। ठीक है जी, x की वैल्यू जैसे ही है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखो, अब सीबीएसई ने एक और तमाचा मारा चेहरे पर। जब भी मैं ग्राफिकली मेथड कराता था अपने पेड बैच में, तो अलग अलग प्रांत के बच्चे, ऑफलाइन वाले बच्चों को तो चलो ज्यादा नहीं बोलते क्योंकि मेरे सामने बैठे हैं, उनको पता चपेड़ा आ जाएगी लेकिन ऑफलाइन वाले, जो ऑनलाइन वाले बच्चे, वो कह रहे हैं ग्राफिकली डिलीटेड डिलीटेड डिलीट। अबे नहीं है डिलीटेड, ग्राफिकली पूछा जा रहा है, कंपार्टमेंट के पेपर में ही पूछा गया था अभी यार। यहां पर देखो, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आपको 2 इक्वेशंस दी हुई है, फाइंड द एरिया फॉर्म्ड बाय दीज विद एक्स एक्सिस। तो पहले इसका आपको बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के लिए 2 वैल्यूज बहुत होती हैं अगर आपकी मैथ्स ठीक है तो x0 पुट करोगे y6, y0 पुट करोगे x3। यहां पर अगर आप बॉक्स बनाते हो तो अगर मैं x को 0 पुट करता हूं तो y -2 आता है, y को 0 पुट करता हूं तो x1 आता है। ठीक है जी। फिर हम प्यारा से एक ग्राफ बनाते हैं। ठीक है जी, बनाया जी ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए यहां पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3। अभी देखते हैं क्या आएगा। y6 है, x0 है, ये पॉइंट आ गया पहला, और ये 3 है, तो हमारा ये पॉइंट आ गया। प्रॉपर तरीके से लाइन खींचेंगे और यहां पर इक्वेशन भी लिखेंगे हम ना। और यहां पर आया x0 y -2 है, y -2, और ये आ गया 1। ठीक है बेटा। अब आपको लाइंस और एक्स एक्सिस के बीच में जो आंसर आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ये वाला, तो इसको आपको शेड कर लेना है। अब आपको इसका एरिया निकालना है। एरिया आया हाफ
अच्छा देखो, सॉल्व द सिस्टम ग्राफिकली। पहले तो सॉल्व करना है आपको, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बतानी है। ये आ रही है 2 और 2, चेक करते हैं 2 और 2 सही आंसर है, 2 और 2 सही आंसर है। तो हमारा सॉल्व करेंगे ना, तो ये पॉइंट जो आ रहा है वो 2,2 आ रहा है, यानी x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई। सॉल्व ग्राफिकली का मतलब है सिर्फ एरिया मत निकाल के आ जाना, x और y की वैल्यू बतानी है। अब निकालो अपना एरिया। एरिया आता है हाफ बेस इंटू हाइट। अभी क्या है ना, थोड़ा सा तुमको लग रहा होगा लाइन टेढ़ी आ रही है सर, भाई मैंने फ्री हैंड बनाया। आप ग्राफ पे बनाओगे तो आपको नीचे वाली लाइन 2 पे दिखेगी, ये लाइन भी 2 पे दिखेगी। आप देखो ना, मेरा यहाँ पे गैप ही कितना ज्यादा और यहाँ पे कितना कम है, फ्री हैंड बना रहा हूं ना। अब एरिया निकालना है तो बेस कितना है बेटा 2, हाइट भी कितनी है 2, तो मेरा आंसर आ गया 2 स्क्वायर यूनिट्स। ये आंसर है। मतलब एरिया वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर कर लेना। विनर सीरीज में मिल जाएंगे, एग्जाम्पलर में भी मिल जाएंगे, अभ्यास में मिल जाएंगे, मुझे तो पता ही इंपॉर्टेंट है। अब आता है हमारा सेक्शन नंबर डी, जो कि होता है 5 नंबर का। आओ शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन चैप्टर 4 का है। ये कह रहे हैं अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर। तो 63 किलोमीटर पर वो एक एवरेज स्पीड पर गई। ठीक है जी, तो लेट कर लो, लेट एवरेज स्पीड बी x किलोमीटर पर आर। ठीक है भैया। देन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड। तो ये वाला स्पीड से वो 63 किलोमीटर ट्रेवल की और फिर नेक्स्ट 72 किलोमीटर x + 6 किलोमीटर से ट्रेवल की। ठीक है जी। इफ द टाइम टेकन 3 आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी। तो बड़ा आसान है यार। देखो हमारा टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला डिस्टेंस ये था और स्पीड ये थी, तो पहले 63 किलोमीटर को ट्रेवल करने के लिए इतना समय लगा होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। फिर बाकी के 72 किलोमीटर जो 72 किलोमीटर थे उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी थी। एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड, पहले से 6 बढ़ा दी, और अब जाके टोटल टाइम जो लगा है वो 3 घंटे का लगा है। तो सबसे पहले तो मैं इस 3 को इससे कॉमन लेके काट दूंगा। ये आया 21/x और ये आया 24 अपॉन में x + 6 = 1। बस अब इसको सॉल्व कर लो मेरे प्यारे बच्चों। एलसीएम लिया x + 6। अब ये तो काम आपका है, वैसे मेरा नहीं है। 21x 126 24x, तो 45x + 126 x स्क्वायर + 6x आया। x स्क्वायर -39 -39x -126 = 0। ये बनी बेटा मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर आपको मेरा 10 सेकेंड लॉ याद हो कि हमको मल्टीप्लाई, या तो मैं 10 सेकंड के अंदर फैक्टर ढूंढ लूं तो मैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करूंगा, वरना मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दूंगा। ठीक है जी। अब जैसे मैं 42 3 करता हूं, 42 3 करता हूं तो ये आ जाता है, माइनस करने पर ये आ जाता है। मैंने 10 सेकंड में ढूंढ लिया, आप नहीं ढूंढ पा रहे कोई बात नहीं, तो डी वाला फॉर्मूला तो आता है ना 20 उसमें तो ब्रेन लगाना ही नहीं है। तो मैंने इसको फैक्टर कर लिए है, -42x + 3x -126 = 0, x - 42, 3 कॉमन, x - 42 = 0, x की वैल्यू 42 आ गई और x की वैल्यू -3 आ गई, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमें क्या निकालनी थी बेटा, एवरेज स्पीड। तो जो हमारी एवरेज स्पीड आ गई है वो आ गई है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी, ऐसे आया। ठीक, डन है, आगे बढ़ेंगे जी, बहुत प्यारा है। ओहो देखो, मैं कल ही बाय चांस क्रैश कोर्स के अंदर अपना ये ट्रायंगल आखिरी चैप्टर बचा था वो करा रहा था, और हम बीपीडी ही पढ़ रहे थे। तो मैंने कहा था भैया बीपीडी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। तो बच्चा पूछा बीपीडी कितने नंबर की आएगी, मैं कहा 3 नंबर। कह रहा मेरे पेपर में तो 5 की आई थी। मैंने कहा नहीं आई होगी। मैं कहा देख 3 नंबर में तेरा ये आई होगी बीपीटी, और एक रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा होगा। कहता हाँ जी सर। तो बीपीटी 3 नंबर की आती है, चाहे वो डायरेक्ट 3 में आए या 5 में, 3 नंबर की वेटेज रखकर 2 नंबर का एक क्वेश्चन। भाई देखो बीपीटी तो मैं कराने वाला नहीं हूं,
आपने सीबीएस पेपर में एक चीज देखी है, अभी मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ, रुक जाओ। एक और बात मैंने नोट की थी, मैं वो भी आपको डिस्प्ले करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल इस क्वेश्चन बात करेंगे। तो बीपीटी इज इंपॉर्टेंट। तो कितनी थ्योरम है टोटल? एक ही तो बढ़िया थ्योरम है, बाकी एक टेंजेंट वाली थ्योरम है, वो तो आपको पता है 1 नॉट मतलब 2 मार्क्स में ही आती है। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये कर लेना। हेंस पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, ये आप सॉल्व करोगे भाई। देखो बीपीटी आप कर लेना, मेरे हर एक ट्रायंगल के वन शॉट के अंदर पहला क्वेश्चन बीपीटी होता है, वो आप प्रूव कर लेना। वो आपको आना चाहिए, धर्म से आना चाहिए वो आपको ना। प्रूव दैट लाइन एल इंटरसेक्ट, हाँ जी, प्रूव दैट लाइन एल इंटरसेक्ट द साइड पी क्यू एंड पी आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एट एल एंड एम। ठीक है जी, एल एम पी क्यू के पैरेलल है, पी एल है 5.7, पी क्यू आ गया, पी क्यू पूरा आ गया 15.2, और ये आ गया एम आर आ गया हमारा 5.5। आपको पी एम की लेंथ निकालनी है, तो पहले 15.2 में से 5.7 हटा दो, 9.8 आ जाएगा। 15.2 में से 5.7 हटा दोगे, 5.7, हाँ तो 9.5 आ गया। अब हमको पता है कि भैया पी एल अपॉन में एल क्यू जो होगा वो पी एम अपॉन में एम आर होगा, बस सॉल्व कर लो। 5.7, 9.5, पी एम 5.5, तो मेरे पी एम की वैल्यू आ गई 5.7 इंटू 5.5 अपॉन में 9.5। इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको अच्छे से। तो यहां पर आया 5.7 इंटू 5.5 डिवाइड बाय 9.5, तो आंसर इज 3.3। सही है जी, और रीजन वही देंगे बाय बीपीटी, वो तो खैर उन्होंने बोला ही है। हेंस, हेंस का मतलब है यूजिंग दिस, हेंस का मतलब होता है यूजिंग दिस, इसका इस्तेमाल करके आगे बढ़ो। ठीक है जी, तो बीपीटी इज इंपॉर्टेंट, कंक्लूजन आ चुका है, बीपीटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हमको पता भी था कि इंपॉर्टेंट है ये सेम क्वेश्चन अभी किसी के प्री बोर्ड में भी आया था, आई होप आपके प्री बोर्ड में भी आया होगा। तो क्वेश्चन अच्छा है। ये वाला क्वेश्चन नहीं, ये वाला आया था, सॉरी ये नहीं आया था, ये वाला आया था। ये वाला तो हमारा लगभग एनसीईआरटी जैसा ही क्वेश्चन है। एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट है 6, रेडियस है 12। राइट सर्कुलर कैविटी ऑफ हाइट इतना एंड इतना इज हॉलोड आउट सच दैट द बेस ऑफ द कोन फ्रॉम द कंसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है जी, तो एक कोन में से आपने सिलेंडर निकाल लिया, अभी तक सिलेंडर में से कोन निकल रहा था, तो यहां पर कोन में से, ये देखो थोड़ा सा अच्छा बनाता हूं, इसमें से आपने एक सिलेंडर निकाला, ये कंसेंट्रिक सर्कल बन गया नीचे, वो ये कह रहे हैं। तो पूरी हाइट 6 है, रेडियस 12 है, पूरी हाइट 6 है और बड़ा रेडियस जो है वो 12 दिया हुआ है, पूरी हाइट 6 थी, और इसकी हाइट कितनी है भैया 4, और ये कितना है भैया 3, 3 है, रेडियस उल्टा लिख दिया, ये हाइट 3 है और ये रेडियस 4 है छोटू। आपको सरफेस एरिया निकालना है, थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा मजेदार। देखो सिंपल सी बात है, कहां का ब्रश चलेगा, मैंने आपको बताया था कहां का ब्रश चलने वाला है। सबसे पहले तो अगर आप इस, यहां पे मजा नहीं आएगा, इधर मजा आएगा। सबसे पहले तो कोन का बाहर वाला तो एज इट इज चल रहा है, तो सबसे पहले तो सी एस ए ऑफ कोन चलेगा, प्लस अंदर से आपने सिलेंडर निकाल लिया तो सिलेंडर अंदर से पेंट होगा, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, प्लस यहां पर भी पेंट होगा। आउटर वाउटर तो बोला नहीं ना, ऊपर जो सिलेंडर दिख रहा होगा, सर्कल दिख रहा होगा पाई आर स्क्वायर, वहां पर भी पेंट होगा, छोटा आर लिया मैंने जान के। अगर मैं ऑब्जेक्ट को नीचे से देखूंगा तो नीचे एक रिंग बन रहा है, इस पे भी पेंट होगा, प्लस पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर। अब इस पाई आर स्क्वायर से ये वाला पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं आपको, ये आया बाहर से सी एस ए ऑफ कोन, अंदर हाथ डालकर सी एस ए ऑफ सिलेंडर, ऊपर वाला सिलेंडर पेंट होगा, नीचे देखूंगा उल्टा करके तो एक रिंग बन रहा होगा ऐसे, यहां भी पेंट होगा। तो बड़ा सर्कल माइनस छोटा सर्कल, अब बाय चांस छोटे में से छोटा तो माइनस ही हो गया, तो बड़ा बचा।
CSA ऑफ कोन पाई बड़ा आर एल, CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस पाई बड़ा आर स्क्वायर। सबसे पहले तो ये 6 है और ये 12 है, तो स्लांट हाइट निकलेगी। बड़े की स्लांटेड आ गई 144 प्लस 36, या आ गया 180 अंडर रूट 180। आप सॉल्व करोगे। पाई को बाहर लेने को बोला है। रेडियस कितना है बेटा हमारा 12, ये आया रूट 180, पाई बाहर आ चुका है। रेडियस कितना है छोटे वाले का 4, हाइट कितनी है सिलेंडर की 3, आर स्क्वायर बाहर, आर स्क्वायर बड़ा आर स्क्वायर कितना है 12 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लो, काम हो जाएगा बेटा आपका। देखा जाए तो 12 भी कॉमन आ रहा है, ये 12 ये 12 ये 12 भी कॉमन आ रहा है। एक स्टेप और बता देता हूं मैं तुमको, पाई इंटू 12 बाहर आ गया, रूट 180 बचा। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं अभी हम, 2 बचा और साथ में 12 बचा। तो रूट 180 को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये 2 आया, 90 आया, 2 आया, 45 आया, तो 4 रूट 45, 12 पाई 4 रूट 45 प्लस 40। आगे करना है तो रूट 45 की वैल्यू डाल दो, वो लॉन्ग डिवीजन से आएगी आपकी। ठीक है जी, ओके। तो 6 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आएगी, वो हम मल्टीप्लाई कर देना। इन टर्म्स ऑफ पाई निकालना था। प्यारा क्वेश्चन है। इससे ही अच्छा क्वेश्चन ये वाला है, ज्यादा अच्छा ये वाला है। ये क्या कह रहा है कि एम्प्टी कोन ऑफ अ सर्कल, एक एम्प्टी कोन है जिसका रेडियस दे रखा है 3 और हाइट दे रखी है हमको 12। ठीक है जी। फिल्ड विद आइसक्रीम सच दैट लोअर पार्ट, आइसक्रीम ना खाली, आइसक्रीम जो है ना वो खाली यहीं तक भरी है, पूरी नहीं भर पाई, ये खाली रह गया 1 से। अरे यही तो मजा था, चक्क मार के मजा आता ना, हम तो बचपन में नीचे फोड़ के आइसक्रीम पूरी चलो, तो 1/6 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन अनफिल्ड है, कोई बात नहीं जी। लेकिन ऊपर हेमिस्फीयर पूरा है, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम निकालनी है, बड़ा आसान है तो, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। अच्छा, मुश्किल ये वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट ये वाला है, वो आप देख लेना, दोनों ही अच्छे। आइसक्रीम, तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम आ गया, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, फिर आ गया 1/6 वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/6 नहीं 5/6। अब यही समझने वाली बात है भाई, 1/6 खाली है तो 5/6 तो भरा हुआ है, हमें तो आइसक्रीम भरी हुई की निकालनी है ना। अगर 1/6 खाली है तो 5/6 भरा हुआ है, सिंपल सी बात है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर का क्यूब, 5/6 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच कितना है 12। बस अब इसको सॉल्व कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। देखो सॉल्व तो आप कर ही लोगे और फाइनल आंसर चेक करना है आपको, तो आपके पास सैंपल पेपर के पूरे पूरे सॉल्यूशन अवेलेबल है, नहीं तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। और बताओ यार, इंटरनेट पे अवेलेबल, धक्के खा रहे हैं। अच्छा जी, मैं कह के मर गया, मेरी बात कोई सुनता नहीं, तुम लोग सुन लेना। बच्चे क्या करते हैं, खाली मीडियन के मिसिंग वैल्यू वाले क्वेश्चन करके जाते हैं, मीन के मिसिंग वैल्यू क्वेश्चन करके जाते हैं, मोड का नहीं करते हैं। और मैं जब भी अपने बच्चों को पढ़ाता हूं, आप भी मेरे बच्चे हो, तो मैं हमेशा सलाह देता हूं कि मोड, बच्चे अक्सर मोड छोड़ के जाते हो, पेपर में मोड आता है। इतिहास उठा लो, मीडियन तो आया ही आया है, नो डाउट, मीन भी आया है, लेकिन मोड आके धप्पा करता है। मुश्किल नहीं होता मोड, ध्यान से देखेंगे। हमारा मीडियन कितना दे रखा है 55, तो हमारी मीडियन क्लास ये हो गई भाई, मीडियन क्लास के बीच में ही तो मोड आएगा ना, सॉरी मॉडल क्लास। तो हमारी मॉडल क्लास ये हो गई, क्योंकि इसी के बीच में तो हमारा मोड आएगा ना। सही है जी। अगर हमारा मोड होता 35 तो मैं यहां पर लेता। अच्छा जी, चलो भैया, मोड का फॉर्मूला L प्लस F1 F0 2F1 F0 F2 हाइट। मोड कितना है 55, L कितना है 45, ये हो गया F1, पीछे वाला F0, F1 का डबल F0 F2, हाइट कितनी है 15, यह आ गया 10/15, 15 माइनस एक्स अपॉन में 20 माइनस एक्स, 2 3, 40 माइनस 2x, 45 माइनस 3x, इधर आ गया इधर आ गया,
तो ये 5 आ गया x की वैल्यू, x की वैल्यू 5 निकल के आ गई। बहुत ही बढ़िया, मजेदार, आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं होता। फिर आता है कि ये क्वेश्चन दे रखा है लेस देन, बिलो, अबव। नॉर्मल में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो आपको पता होना चाहिए। अब इसमें जो हमारा क्लास इंटरवल आएगा और ये आ गई फ्रीक्वेंसी, पहले इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करो। लेस देन 140, देखो 5-5 का गैप है, 5-5 का गैप है, तो लेस देन 140। आप चाहो तो 135 से 140 ले सकते हो, 0 से 140 भी ले सकते हो, ठीक है? इसका वैसे भी कोई काम होता नहीं है। 140 से 145, 145 से 150, 150 से 155, 155 से 160 और 160 से 165, तो लेस देन 165 है। ये मैंने आपको बोला था अबव, लेस देन, मोर देन और बिलो, ये 4 शब्दों में ये हमेशा CF गिवन होता है। CF से F पर जाना है आपको, जाओ 4, पहला सेम होता है, फिर ये माइनस करो, कितना आया 7, फिर ये माइनस करो, कितना आया 18, फिर ये माइनस करो, कितना आया 11, फिर ये माइनस करो, कितना आया 6, फिर ये माइनस करो, कितना आया 4, 4 नहीं 5, ठीक है जी। अब आप राजा हो, कुछ भी करो। अब आपको क्या पूछा है, कह रहे मीडियन निकाल दो, लो निकाल लेते हैं मीडियन। मीडियन तो निकाल ही लेगा बच्चा, ये आया देखो, मीडियन के लिए CF भी गिवन है 11, 29, 40, 46, 51, मीडियन निकल जाएगा, मीडियन निकाल लोगे। अच्छा, कह रहे मोड हम आपको बता देते हैं, और फिर इंपेरिकल रिलेशनशिप से मीन निकाल लो। तो देखो भाई क्या होता है, 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। आपने ये निकाल लिया, आपको ये पता है, ये निकल जाएगा, सिंपल है भाई। ओके, करोगे, आंसर बताना है इसका खुद से सॉल्व करके, मीडियन का भी और मीन का भी। हाँ जी, अब आता है जी हमारा लास्ट सेक्शन विच इज केस स्टडी, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है कि यहां वाली केस स्टडी आसान है। बोर्ड में केस स्टडी का लेवल इससे ऊपर ही आएगा, 100% ऊपर आएगा। आप लिखित में ले जाओ तो थोड़ा सा केस स्टडी पे फोकस करना पड़ेगा हमको। ये वाली केस स्टडी बहुत आसान है, आप पहले ही देख लो पहली कितनी आसान है। पहला क्वेश्चन है, मतलब सेक्शन, इस सेक्शन का पहला क्वेश्चन है, इन अ क्लास द टीचर आस्क एवरी स्टूडेंट टू राइट एन एग्जाम्पल ऑफ एन एपी। ठीक है जी, 2 बॉयज थे, आर्यन और रोशन। आर्यन और रोशन, अटेंडेंस लगा लो बच्चों। क्या कह रहे हैं जी आर्यन और रोशन? आर्यन ने लिखा, आर्यन कहता है कि -5 ते -2 ते 1 ते 4, एंड रोशन कहता है की कहता है रोशन 187, 184, 181 so on. Now teacher asked his various student following question on the progression. मैं कहता हूं कितनी आसान है। Sum of the common difference of two progression. देखो इसका D1 निकालो, इसका D निकाला, इसका D आया -2 + 5 यानी 3 आया, इसका D निकाला तो ये -3 आया। तो पहले पार्ट का आंसर आया 3 + -3 यानी 0। कोई बात हुई? पहले आता था शॉर्टपुट वाला क्वेश्चन, भागने वाला क्वेश्चन। एपी से केस स्टडी आनी है, लेकिन इससे बेहतर बन सकती थी, बनाई नहीं। तो बेहतर केस स्टडी के लिए आप हमारे अभ्यास देख सकते हो, हमारी विनर सीरीज देख सकते हो, स्कूलों के सैंपल पेपर्स दे सकते हो। मतलब किताबों में तो नहीं है, कोई किताब ही उठानी पड़ेगी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में नहीं है ये। 34 टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन रिटन बाय रोशन। ठीक है जी, A34 निकालना है जी, सेकंड पार्ट। तो A + 33D, मजाक चल रहा है, देखो A + 33D, तो 187 - 99, 17 में से 9 गए 8 आ गया। ओहो, 17 में से 9 गए 8 आ गया, और 17 में से 9 गए 8 आ गया, तो 88 आंसर आ गया। सम ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी ऑफ अ प्रोग्रेशन एपी, मतलब रिटन बाय आर्यन। तीसरा पार्ट का पहला पार्ट S10 निकालना है, तो 10/2 2a मतलब -10 + 9d, d कितना आया भैया 3, तो ये आया 5, -10 + 27 तो 5, और यहां पे आ गया 17 यानी 85 आ गया।
फिर कह रहे विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन विल हैव द सेम वैल्यू, दोनों के एन टर्म बराबर रख के बताना है कौन सी वैल्यू सेम है। विच ऑफ टर्म ऑफ द, जैसे इसका थर्ड का और पार्ट यहां करता हूं, मैं तो इतने पेजेस छोड़कर आया था, टीम ने इतने पेजेस छोड़ रखे, देखो इसके लिए ये तो यही सॉल्व हो गई। तो पहले वाले का एन टर्म निकालेंगे। पहले वाले का एन टर्म क्या है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर रखेंगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है जी, दिख रहा है ना? हाँ जी दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अब इसको सॉल्व करके n निकालना है, तो -5 प्लस 3n माइनस 3, 187 माइनस 3n प्लस 3। तो बच्चों ये इधर आ गया 6n हो गया, 190 प्लस 6n इज इक्वल्स टू 196। n की वैल्यू आ गई हमारी, हो ऐसी तो कोई है ही नहीं, ऐसी तो कोई आई नहीं रही, फ्रैक्शन में आ रहा है भाई साहब। ये तो दोबारा देख लेते हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी और a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दोनों की एन टर्म सेम रखनी पड़ेगी। y -5 -8, ओहो अच्छा ओहो, तो ये 8 आया, 198 आया, वही तो। अब ये आया हमारा 33, तो देयरफॉर जो 33rd टर्म है वो सेम है, इज सेम। कैलकुलेशन एरर। ठीक है जी, तो ये केस स्टडी सॉर्ट ऑफ आसान है, तो मैं आपको बोलूंगा आपको अपनी, ये बेसिक वालों के लिए तो ठीक है, स्टैंडर्ड वालों को अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा यहां पर। ऐसा मेरा दिल मन जिन जान जिगर सब कुछ कह रहा है कि इससे तो मुश्किल ही आने वाला है भाई। अब ये भी एपी का, ये भी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है बड़ा आसान है। इससे पहले देखोगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिर्फ एक क्वेश्चन आया था एमसीक्यू की फॉर्म में, एक या दो क्वेश्चन थे, तो ये वाला केस स्टडी की फॉर्म में आएगा। ठीक है जी, चलो कोई बात नहीं। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट गोज टू पिकनिक ड्यूरिंग द विंटर हॉलीडे, द पोजीशन ऑफ द थ्री फ्रेंड्स अमन, कृति और चाहत ये दे रखे हैं, आर रिप्रेजेंट बाय, तो ये अमन है बेटा, अमन के कोऑर्डिनेट है 2,5, कृति के कोऑर्डिनेट है 4,4 और इसके है 8,3। सही है जी। पी और आर के बीच में डिस्टेंस बताना है, बताओ। मजाक चल रहा है यार, ये क्या कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा, सीबीएसई वाले इतना आसान क्वेश्चन दोगे? पी और आर, भाई मैं तो चाहता हूं आए, वैसे तो इतना आसान ही आए, लेकिन मन नहीं मानता लास्ट पास 2 साल के पेपर देखने के बाद ना। तो यहाँ पे आया 8 - 2 का स्क्वायर 36 आ गया, 3 - 5 का स्क्वायर 4 आ गया, तो रूट 40 यूनिट्स आ गया बेटा। फिर कह रहे Q इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर। क्या Q मिड पॉइंट ऑफ पी आर है? चेक करते हैं। तो मिड पॉइंट ऑफ पी आर किया 8 + 2/2, ढंग से करना भैया, 3 + 5/2, तो ये आ गया 5,4, बट विच इज नॉट इक्वल टू Q, तो आंसर आ गया नो, ये इसका मिड पॉइंट नहीं है। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड Q। तो लेट करेंगे जी, लेट ए पॉइंट ले लेते हैं, A, 0 विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P कितना है बेटा मेरा 2,5 और R कितना है, सॉरी R नहीं Q बोला है, Q है हमारा 4,4। तो देखो हमें वही इक्विडिस्टेंट में क्या करना पड़ेगा, AP इज इक्वल्स टू AQ रखना पड़ेगा, ये तो एनसीईआरटी का सवाल है। तो AP रखो भैया, A - 2 का स्क्वायर और 0 - 5 का स्क्वायर, ये आया भैया A - 4 का स्क्वायर और 0 - 4 का स्क्वायर। तो ये आया, देखो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके रूट हटा दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड यहां लिख दो, चलो ये आया A² + 4 - 4A + 25, A² + 16 - 8A + 16, A² से A² निपटा, वहां जाकर 4A, यहां आया 32 और यहां पर आया 29, तो A की वैल्यू आ गई बच्चों 3/4, तो मेरा पॉइंट आ गया 3/4,0, पॉइंट आ गया 3/4,0। सही है जी। फिर एक सेक्शन फॉर्मूला से क्वेश्चन बनाया इन्होंने, देखो पूछ तो सब कुछ ही लिया, डिस्टेंस, मिड पॉइंट, सेक्शन, सेंट्रॉइड रह गया बस, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन अच्छा पूछा गया है, लेकिन लेवल बढ़ सकता है इसका। S इज द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट PQ। देखो P और Q है, P क्या है 25 और Q है कितना भैया हमारा 44, क्या है 44।
अब कह रहे हैं एस एक पॉइंट है जो कि 2:3 में है, 2:3। तो सेक्शन फॉर्मूला लगा दो मेरे बच्चों, इसको मल्टीप्लाई किया 8, इसको मल्टीप्लाई किया 6 अपॉन में 5 आया। सेक्शन फॉर्मूला आता है ना तुम्हें, तो ये आया भैया 8, ये आया भैया हमारा 15 और डिवाइड बाय 5 क्या होता है भैया, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। तो s के कोऑर्डिनेट आ गए भैया 14/5 और ये आ गया 23/5। बहुत ही बढ़िया, ठीक है जी। मैं इसके लिए भी पेजेस छोड़कर आया था, दो पेजेस छोड़कर आया था। अब ये क्वेश्चन मुझे फिर भी अच्छा लगा, ये क्वेश्चन अच्छा है, हाइट एंड डिस्टेंस यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो का क्वेश्चन है। अभी तक हमने देखा कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो का इससे पहले एक भी सवाल नहीं पूछा गया, एक भी सवाल। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके छोटे क्वेश्चन, देखो शैडो वाला जो क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आप करोगे, ठीक है ना। मतलब उस तरीके के एमसीक्यूज आपको आने चाहिए। बाकी आपको पता ही है कि अगर केस स्टडी इससे नहीं आई तो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, अगर मान लो 5 नंबर का नहीं आया तो फिर केस स्टडी तो आनी है। इंडिया गेट, फॉर्मली नोन एज ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल, इज लोकेटेड नियर कर्तव्य पथ, फॉर्मली राजपथ, न्यू दिल्ली। मेरे घर के पास ही है, मेरे घर से मैं थोड़ा सा दूर है, ज्यादा नहीं है। It stand as a memorial in 74187 soldiers of Indian Army who gave their life in the First World War. This 42-meter tall structure, देखो अब यही देखना है ना हमको, 42 meters tall structure was designed by Sir Edwin Lutyens in the style of Roman triumphal arches. अब इससे ज्यादा आप एक मैथ्स टीचर से उम्मीद मत लगाना, कि बाकी पढ़ने वाले पढ़ लेंगे भाई, मैं अपनी बात कर रहा हूं। अ स्टूडेंट श्रेया ऑफ हाइट 1 मीटर, एक लड़की है जिसकी हाइट 1 मीटर है, इंडिया गेट विजिट करती है एज अ पार्ट ऑफ हर स्टडी टूर। What is the angle of elevation of Shreya's eyes at the top of the India Gate if she is standing at a 41 meter away from the India Gate? तो देखो भैया, तो पहला पार्ट की अगर मैं बात करूं तो लड़की की हाइट 1 मीटर है, इंडिया गेट 42 मीटर है, ठीक है जी। तो ये 1 हो गया। अब इसकी एंगल ऑफ एलिवेशन आपको बताना है, ये 1 हो गया, ये 41 हो गया और ये भी 41 की दूरी पर खड़ी है। तो अगर मैं यहां पर ए बी सी की बात करूं और मुझे ये थीटा निकालना है, तो जो tan थीटा आएगा वो आएगा 41/41। तो tan थीटा की वैल्यू आ गई हमारी 1, तो हमारा थीटा आ गया 45 डिग्री। तो tan में वैल्यू 1 कब होती है, 45 डिग्री। तो पहले पार्ट का आंसर आता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री, ठीक है जी। अगला, if Shreya observes the angle of elevation from her eyes to the top of India Gate is 60 degree, then how far, वो कितनी दूर खड़ी है। सेकंड पार्ट की फिगर थोड़ी सी अलग हो गई है, कह रहे हैं जी देखो ये रही श्रेया, ये रही बिल्डिंग, उसने जो एंगल देखा, एंगल ऑफ एलिवेशन वो 60 डिग्री का देखा, ये 1 है, ये 1 है, ये 41 हो गया, ए बी सी, ठीक है जी। अब या पी क्यू आर ले लेना, तो कितनी दूरी पर है, tan 60 फिर लगाया, 41 अपॉन में BC आया, ये आया √3, 41 अपॉन में BC, तो हमारे BC की वैल्यू आ गई 41/√3 मीटर। चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, शी इज स्टैंडिंग समवेयर 41/√3 मीटर फार, ठीक है जी। तो ये भी पॉइंट हो गया हमारा। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ श्रेयाज आईज चेंजेस फ्रॉम 45 to 30, 45 to 30 कब हुआ होगा, जब वो दूर जा रही होगी। पास जाने पे तो एंगल बढ़ता है यार, 45 to 30 है, इंडिया गेट पीछे, वो ऐसे जा रही है, ठीक है ना। When she moves some distance back from the original position, find the distance she moves, ठीक है जी। एक और फिगर बनाते हैं, खाली पेज तो यहां काम आ रहे हैं, देखो हमारे तो ये रहा, ठीक है जी। अब पहले वो दीदी यहां खड़ी थी, श्रेया दीदी यहां पर खड़ी थी, 45 का एंगल बना रही थी। अब वो चली गई दूर, 30 का एंगल बना रही है। आपको निकालना है वो कितना वॉक किया उन्होंने, 1 1 1 41। तो ऑब्वियसली बात है पहले छोटे ट्रायंगल पे काम करेंगे तो 41 ही आएगा। नहीं आया समझ, चलो PQRS इतना समझ में आया, ठीक है जी। पहले छोटे ट्रायंगल पे काम करेंगे, y निकाल लेंगे, मुझे पता है y 45 ही आएगा, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 41/y, 1 इज इक्वल्स टू 45/y, y की वैल्यू आ गई बच्चों 45। फेयर इनफ। अब बड़े ट्रायंगल पे काम करूंगा तो ये आएगा tan 30,
41 अपॉन में x प्लस वाई, 1/√3 41 x प्लस 41, तो x प्लस 41 41√3, तो x की वैल्यू आ गई 41 कॉमन √3 - 1 मीटर। तो दीदी इतना चली, दीदी इतना चली। चलो जी, लास्ट पार्ट बच गया इसका, वो भी बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे श्रेया मूव्स एट अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 41√3 फ्रॉम द इंडिया गेट। ठीक है जी, ओके जी, तो वो दूरी दे रखी है। एंगल ऑफ एलिवेशन मेड बाय हर टू द आइज। अरे भाई 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 देखो, तो एंगल 60 डिग्री हो गया ना, इसका उल्टा ही तो हो गया। ये मेरे को दे रखा है 41/√3, आपको एंगल निकालना, एंगल 60 का आ जाएगा। तो अगर जिसने सेकंड कर लिया वो तो वो कर ही लेगा यार, हाँ या ना बोलो। मेरे को ये गिवन है कितना 41/√3, ये है 41, तो एंगल तो मैं निकाल ही लूंगा और वो कितना ही आएगा 60 डिग्री। हो गया खत्म पेपर। क्या बचा है, बचा कुछ नहीं, खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय। तो पहले कौन कौन यहां तक पहुंचा है हाजिरी लगाएंगे, सर मैं यहां पहुंच गया। दूसरी बात, अगर फिर वही बात बोलूंगा, वेकअप स्टार्ट करनी है तो करेंगे, और आपका एक लेक्चर पेंडिंग है, वो है केस बेस्ड का, इंपॉर्टेंट केस बेस्ड का लेक्चर भी दूंगा। ठीक है जी, किस किस को याद था वो भी बताएंगे। ये पेपर अच्छे से कंप्लीट कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। ये इन केस स्टडी में दम नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। केस स्टडी इंप्रूव की जा सकती थी, इसके अंदर सेक्शन 2 भी इंप्रूव किया जा सकता। सेक्शन 1 इज गुड, सेक्शन 2 और सेक्शन लास्ट इंप्रूव किया जा सकता था, बाकी इज गुड। तो अगर मुझे लग रहा है कि यहीं पर ही आपका एक गेम चेंजिंग आएगा पेपर के अंदर, सेक्शन आखिरी वाला तो थोड़ा सा इंप्रूव्ड फॉर्मेट में मिलेगा आपको, तो उसकी आपको मेहनत करनी है, तैयारी करनी है। कितने पेपर लगाने चाहिए बोर्ड से पहले, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ऑन एन एवरेज पेपर से पहले हर एक बच्चे को 10 सैम्पल पेपर तो लगा लेने चाहिए। 10 अच्छे बच्चे तो लगा ही लें, जो स्लो हैं, वीक हैं, जिनको लग रहा है अभी उनका तो बैकलॉग ही क्रिएटेड है, तो 5-7 तो लगा के जाना है बेटा। 5 तो मैं मॉक लेता हूं अपने पेड बैच में, वो तो मैं ले रहा हूं, उसके अलावा तो बच्चे अलग पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो ध्यान से इतना काम आपको करके जाना चाहिए बेयर मिनिमम में। ठीक है जी, मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। इसको जरूर कर लेना, और जो जो पॉइंटर्स मैंने आपको बताए हैं उसके ऊपर फोकस जरूर करना। बाय।